क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीखा हमने कि बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, सॉइल किस तरह का, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, सॉइल बनने की प्रोसेस क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, टोपोग्राफी का क्या असर पड़ता है। तो हमने एनसीईआरटी एज वेल एज बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से हमने क्लियर किया, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वहां पर हैबिटेट का और निके का, उसको भी देखा हमने बेटा, ठीक है ना। तो हमने निच या निके क्या होता है, स्पाशियल निके क्या होता है, ठीक है, ट्रॉफिक निके क्या होता है, तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझी बेटा, ठीक है। तो आज भी हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो है जो डीपीपी और टेस्ट के अलावा है, और जो ऐसे क्वेश्चन है जिनके हमें आंसर याद रहना चाहिए। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आगे पीछे कुछ होता नहीं बेटा के, और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो रैंडम इंफॉर्मेशन कई बार होती है, उसको हम यहां पर एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने जैसे जैसे लेक्चर हमारे आगे बढ़ रहे हैं, हम नंबर ऑफ एमसीक्यू भी साथ में ऐड करते जा रहे हैं। हमारे पास कुछ एडिशनल पॉइंट नोट हो रहे हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम को कवर करते हैं। अब फिर वही वाली बात कि सिलेबस नीट में रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और हर बच्चा इसी पर जो है वो बात कर रहा है। और YouTube में अब जो है वो तथाकथित ज्ञानी लोगों के वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हुआ, वो होगा, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि तुम्हारे पास यदि वक्त है तो बर्बाद कर लो उसको या पढ़ लो, ठीक है। बात इतनी सी है, जब तक एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि आपका नीट का सिलेबस जो है वो 30% तक कम हो गया है, तब तक हम कुछ भी नहीं मानेंगे। हम 100% की ही तैयारी करेंगे। और रही बात सिलेबस यदि कम होता है तो जाहिर सी बात है कि तब हम क्या करेंगे, हम जब क्रैश कोर्स लेंगे, रिवीजन करेंगे, तो हम जो पोर्शन वहां पर दे रखा है उसको हम दबाकर तगड़े से उसको हम जो है वो एक बार उसको हम जो है क्या कर लेंगे, उसको हम रिवाइज कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी लेकिन अभी मानकर चलिए कि 100% ही सिलेबस है, वही हमें पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कोई भी गलतफहमी, आपको पता है लास्ट में भी बहुत कंफ्यूजन हुआ, कोई भी गलतफहमी हमारे करियर का 1 साल बर्बाद कर सकती है। इसलिए प्लीज डोंट गेट ट्रैप इन रूमर्स पे मत जाइए, लोगों के कहने पर मत जाइए, यूट्यूब के व्यूज के ऊपर मत जाइए, ठीक है। केवल दिल की सुनिए, दिमाग से समझिए और काम करिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, आज स्क्रीन पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, वो ये है बेटा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज बायोटिक, इनमें से कौन सा फैक्टर बायोटिक है। अब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि बायोटिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो देखो, यदि हम बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं बेटा, तो इसका मतलब यह है कि इट इज रिलेटेड विद द लिविंग विंग, के इसका संबंध जो है किससे होगा, वो लिविंग विंग से, इसका लिविंग विंग से इसका संबंध जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेनफॉल इज ए प्योरली ए फिजिकल फिनोमेना, ज्योग्राफिकल घटना है कि भाई क्या होता है कि वाटर इवोपरेट करता है, क्लाउड्स बनते हैं, पानी नीचे गिरता है, तो यहां पर जो है बायोटिक फैक्टर रोल प्ले नहीं करते हैं। टेक्सचर एंड पोरोसिटी ऑफ द सॉइल का पोरोसिटी, टेक्सचर बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसमें जो है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि रॉक पार्टिकल्स का साइज क्या है, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर वहां कितना प्रेजेंट है यहाँ पे। तो कई फैक्टर, एक सिंगल फैक्टर यहां पर नहीं होता है कि CO2 कंटेंट ऑफ द सॉइल के अंदर जो CO2 कंटेंट है बेटा, ये आता है रेस्पिरेशन के, ये आता है श्वसन से आता है, जो सॉइल माइक्रोब है, जो कि सॉइल माइक्रोब से उसके रेस्पिरेशन से सॉइल के अंदर CO2 कंटेंट जो है वो आता है, ठीक है। फोटो पीरियड का संबंध सनलाइट से, ये भी बायोटिक कंट्रोल में नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा CO2 कंटेंट ऑफ द सॉइल का CO2 कंटेंट जो सॉइल माइक्रोफ्लोरा, यानी सॉइल के अंदर जो जीवित जीव पाए जाते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं सॉइल माइक्रोफ्लोरा वर्ड का हम यूज करते हैं, सॉइल माइक्रोफ्लोरा वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है, टाइफा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसी को पता है क्या कि टाइफा किसका एग्जाम्पल है। अब देखो ये एकदम ऐसा क्वेश्चन है, टिपिकल
एडॉप्टेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन के, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी में जोड़ लो क्वेश्चन को, टैक्सोनॉमी में जोड़ लो क्वेश्चन को, कहीं भी जोड़ लो क्वेश्चन को, हर जगह आपको रहने को जगह मिल जाएगी इस प्रश्न को, लेकिन उत्तर हमको आना चाहिए। टाइफा क्या होता है बेटा? टाइफा इज एन इमर्स्ड हाइड्रोफाइट। टाइफा जो है क्या है? वो एक इमर्स्ड हाइड्रोफाइट है। टाइफा क्या है बेटा? टाइफा एक जो है वो इमर्स्ड हाइड्रोफाइट है। ऐसा हाइड्रोफाइट है जो वाटर बॉडी से बाहर की ओर उभरा होता है, बाहर की ओर निकला होता है। टाइफा एक इमर्स्ड हाइड्रोफाइट है, याद रखना बेटा। ये एग्जाम, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो ये रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, म्यूसिलेजिनस टिश्यू एंड क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स आर फाउंड इन। के म्यूसिलेज, देखिए ऐसे टिश्यू जिसके अंदर जो है म्यूसिलेज होगा, मतलब वाटर स्टोर होगा, ठीक है? फिर क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स मतलब लीफ जो है, लीफ उसमें नहीं होंगी, उसमें क्या होगा? उसमें स्टेम जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और जो है क्या करेगा? वो फोटोसिंथेसिस करेगा, तभी तो क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स देखने मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? एपीफाइट में ऐसा नहीं होता है, एपीफाइट में म्यूसिलेजिनस टिश्यू नहीं होते हैं, मीजोफाइट में ऐसा नहीं होता है, इंसेक्टिवस प्लांट में ऐसा नहीं होता। तो एक ही आंसर बचता है, हेलोफाइटिक जीरोफाइट। ऐसे जीरोफाइट, ऐसे मरुस्थलीय पौधे जो कि सलाइन सॉइल में उगते हैं। तो सलाइन सॉइल में वाटर तो होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस है, वो कहां, वहां पर कंडीशन क्या होती है? फिजियोलॉजिकल ड्राई कंडीशन होती है, मतलब वाटर होने के बावजूद पौधे को वाटर नहीं मिल पाता है, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉइल सॉल्यूशन होता है, ठीक है? तो आंसर आ गया इसका हेलोफिटिक जीरोफाइट। तो अब ये क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन बेटा आपको याद रखनी है, आपको समझ गए ना? कि कुछ चीजें हैं जो दिमाग में सेट कर लीजिए, तभी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं आपको। मैं चाहूं तो सीधा एक शीट बना के दे दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस शीट को जो है वो कोई भी जो है वो ना पढ़ेगा ना उसे याद रख पाएगा। और इसलिए बेहतर तरीका तो ये है कि हम जो है वो क्या करें, हम जो है वो चीज को एमसीक्यू फॉर्म में देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्विमिंग फिश कंप्राइजेज, के तैरने वाली मछलियां जो है किस में आती है? के देखो बेटा, यहां पर बेंथोस है, प्लैंकटन है, न्यूस्टॉन है। आपको पता है बेंथोस क्या होते हैं? जो वाटर बॉडी के सरफेस पे के सॉइल, जो सरफेस पे जाकर रहते हैं, तली में जाकर रहते हैं, जो बॉटम, जो कि बॉटम ऑफ वाटर बॉडी, बॉटम ऑफ वाटर बॉडी के, बॉटम ऑफ वाटर बॉडी में जाकर रहेंगे, वो क्या होंगे बेटा? वो होंगे बेंथोस कहलाएंगे। प्लैंकटन ऊपर तैरते हुए मिलेंगे आपको के। नेक्टॉन जो है वो तैरने, एक्टिवली तैरने वालों को बोलते हैं हम नेक्टॉन्स बोलते हैं, जो एक्टिवली तैरते हैं, मछलियां नेक्टॉन्स में आती है। अब ये न्यूस्टॉन क्या चीज होती है? देखो बेटा, जो पैसिवली ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, वो प्लैंकटॉन्स में आता है। जू प्लैंकटन होते हैं, फाइटोप्लैंकटन होते हैं, जो पैसिवली ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। न्यूस्टॉन क्या होते हैं? जो कि ऐसे इंसेक्ट जो कि वाटर के सरफेस पर चल सकते हैं, दे कैन वॉक ऑन वाटर सरफेस, ऐसे जो पानी की सतह पर चल सकते हैं। भाई वाटर का अपना एक सरफेस टेंशन होता है, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ मकड़ियां ऐसी होती हैं जो वाटर की सरफेस पर चल सकती है, तो उन्हें हम न्यूस्टॉन कहते हैं। क्लियर? तो एक नई इंफॉर्मेशन यहां पर हमको मिली, याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। न्यूमेटोफोर, अब देखो, अब यहां पर जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं इकोलॉजी में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, इन क्वेश्चन का संबंध किससे? इनका संबंध जो है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, इनका संबंध एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। अब इन चैप्टर को भला हम कैसे छोड़ सकते हैं? कोई बोलता है सिलेबस में ये कम हो गया भैया, एनाटॉमी नहीं आएगा। अरे भैया एनाटॉमी के बगैर तो तुम्हें पूरी बायोलॉजी समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो ये दिमाग से निकाल दो, कि परसेप्शन दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ हटेगा तो कुछ आएगा नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, चैप्टर इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में, है ना? तो ये क्या बोले हम, अब हम ज्यादा कुछ बोलेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे कि भैया सीबीएसई बोर्ड को थोड़ा सोचना चाहिए कि आप यदि कोर्स के कम कर रहे हैं तो वहां से कम कीजिए जहां का लिंक कम हो के। आप बोल रहे साहब प्लांट किंगडम हम हटा देंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना। जब आप आगे चीजें पढ़ेंगे तो आपको वो प्लांट का जिक्र तो आएगा ना, तो कई क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जहां पर वो चीजें आएंगी, क्योंकि इंटरलिंक्ड है। जैसे हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा, कई जगह काम आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना बेटा के। इसलिए जो है दिमाग से सब चीजें निकाल दो बेटा, क्योंकि क्या है, टाइम खराब करने वाली चीजें, ये कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं कि एग्जाम में ये आएगा वो आएगा, सिलेबस कम होगा ज्यादा होगा, वो मत सोचा करो। पढ़ने पर फोकस किया करो, ठीक है ना? रास्ते खोजोगे ना तो रास्ता नहीं मिलेगा, अपने रास्ते पर को ऊपर चलते रहोगे तो रास्ता बनाते हुए आगे निकल जाओगे, ठीक है? चलिए, न्यूमेटोफोर
और विविपरस जर्मिनेशन कहां देखने मिलता है? न्यूमेटोफोर का मतलब होता है बेटा रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, कहां देखने मिलती है? दलदली भूमि में, मार्शी एरिया में देखने मिलती है, सलाइन सॉइल में देखने मिलती है। के विविपरस जर्मिनेशन क्या होता है? चूंकि सलाइन सॉइल होती है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, तो फल के अंदर, फ्रूट के अंदर ही सीड अपने आप को जर्मिनेट करता है। जब फल फटता है तो सीधा प्लांट्स या सीडलिंग जमीन पर गिरते हैं, इसे बोलते हैं विविपरस जर्मिनेशन बोलते हैं। हमें ये राइजोफोरा के अंदर देखने मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें राइजोफोरा के अंदर देखने मिलता है। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल इरोजन इज ग्रेटर व्हेन मेरा मिट्टी का अपर्दन, मृदा अपर्दन अधिकतम कब होगा बेटा? जब हवा नहीं चलेगी, स्थिर रहेगी, नहीं तब नहीं होगा। रेनफॉल इज वेरी हैवी, दिस इज करेक्ट। तेज पानी में क्या होगा? ऊपर की फर्टाइल सॉइल जो टॉप सॉइल है वो बह जाएगी। के रेनफॉल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड में नहीं बहेगी। के सॉइल ड्राई होगा तो भी तो जो है वो उड़ जाएगी, लेकिन जो है सबसे अधिक ग्रेटर वर्ड यूज किया ना उसने, सॉइल इरोजन ड्राई सॉइल में भी होता है, लेकिन ग्रेटर सबसे अधिक होगा वो हैवी रेनफॉल में होगा। ठीक है ना? इसलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो मिट्टी होती है वो टेम्परेट फॉरेस्ट की तुलना में कम फर्टाइल होती, कम बेहतर होती है वो। ठीक है, क्योंकि वो बह जाती है उसकी अधिकांश मिट्टी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सम सैप्रोफाइटिक ऑर्किड टेक फूड डायरेक्टली फ्रॉम ह्यूमस विदाउट द हेल्प ऑफ फंजाई। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के। देखो अब नंबर 1 है नियोटिया, इसके लिए इसके बारे में लिख लेना बेटा आगे, वर्ड्स नेस्ट ऑर्किड। ठीक है, पूछा जाता है कि मैच दी कॉलम में आता है। नियोटिया वर्ड्स नेस्ट ऑर्किड कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, मिट्टी से फूड को लेता है विद द हेल्प ऑफ फंजाई। फंजाई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। माइकोराइजा कनेक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा के। तो हमने कहा, अब आप बोलोगे सर ऑर्किड मिट्टी, भाई ऐसा होता है बेटा, ऑर्किड ऊपर रहेगा पर इससे फंजाई जो है, फंजाई ग्रो करता हुआ नीचे तक आएगा और फंजाई इसको जो है वो फूड प्रोवाइड करेगा। मतलब सोचिए फंगस इसको जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहा होता है, है ना? तो ये हमें नियोटिया में देखने मिलता है। फिर कोलेरोराइजा, यहां पर भी जो है वो फंजाई, यहां पर भी देखो राइजा वर्ड है ना, यहां पर भी फंजाई रूट के समान काम करता है। एक्चुअली में ऑर्किड की जड़ें कभी भी जमीन को टच नहीं करती, ये प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर लगेंगे, लेकिन जड़ों की बजाय इनमें फंजाई जो है, फंजाई जमीन से ग्रो करता हुआ पहुंचेगा, इनकी रूट तक पहुंचेगा और उनमें जाके जुड़ जाएगा वो, और फंजाई नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। अब ये दो तो आंसर हो नहीं सकते इसका आंसर है बेटा वल्चेला, वल्चेला या वल्चेला बोलते हैं इसको हम के। तो ये जो है इसका आंसर है। अब इसको तो याद रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि कारण ये है कि इसका ज्यादा जिक्र आपको ना बुक्स में मिलेगा। अब ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जिपमर। आप बोलोगे सर जिपमर क्वेश्चन नीट में क्यों आएगा? हमने कहा ना हम प्रीवियस एग्जाम कवर कर रहे हैं बेटा, इसलिए जो है वो दिमाग में इंफॉर्मेशन रहने में कोई बुराई नहीं। कि आपको पता है ये न्यूटन आंसर नहीं है, कोलेराइज सर ने बताया ये दोनों आंसर नहीं है इसका, तो आंसर इसका सी, इसका आंसर, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर के और भी आंसर नहीं है। तो हमने भी इसको सॉल्व किया, हमको भी इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिला बेटा, लेकिन हमने जो है इसको ऐसे ही सॉल्व किया कि ए और बी आंसर नहीं है इसका, तो डी तो इसका आंसर हो नहीं सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया सी। तो लिख लेना स्टेटमेंट में आके, ठीक है। The two species having similar character but different geographical area of distribution are called, के similar character है, अलग अलग geographical area में रहने वाली दो प्रजातियां हैं, तो बेटा क्या होंगी? वो होंगी एलोपेट्रिक स्पीसीज होंगी, और सेम एरिया में मिलेगी तो सिंपेट्रिक बोलेंगे हम के। अब देखो सेम जोग्राफिकल एरिया में होगी तो सिंपेट्रिक स्पीसीज बोलते हैं, अलग अलग जोग्राफिकल स्पीसीज में होती है तो हम एलोपेट्रिक कहते हैं। हमने इवोल्यूशन में पढ़ा है, लिविंग वर्ल्ड में बात किया इसके बारे में, हमने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में बात की, कई जगह बात किया इसके बारे में हमने। तो एलोपेट्रिक स्पीसीज जो होती है वो क्या होती है? सिमिलर कैरेक्टर शो करती है, लेकिन अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में होती है। सिंपेट्रिक एक ही जोग्राफिकल रीजन में होती है। अब इकोटोन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक जगह पर ग्रासलैंड है, एक जगह पर ग्रासलैंड है और ग्रासलैंड खत्म हो रहा है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की शुरुआत हो रही है, ठीक है। एक जगह पर घास का मैदान खत्म हो रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की शुरुआत हो रही है, तो एक एरिया ऐसा आएगा जहां पर कुछ आपको ग्रासेस देखने मिलेंगी, कुछ ट्री देखने मिलेंगे। मतलब ये होगा
ट्रांजिशन एरिया, ये होगा ट्रांजिशन एरिया होगा, मतलब ग्रासलैंड में तो घास ही घास थी, पेड़ नहीं थे उसके अंदर, ठीक है। ग्रासलैंड खत्म हो रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट शुरू हो रहा है, तो दोनों में के बीच में एक जोन ऐसा आएगा, एक एरिया ऐसा आएगा जहां पर कुछ ग्रासेस मिलेंगी, कुछ ट्री मिलेंगे, उसे ट्रांजिशन जोन बोलेंगे, उसे अब संक्रमणीय क्षेत्र बोलेंगे कि भाई ग्रासलैंड खत्म हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट शुरू हो रहा है, या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, ग्रासलैंड शुरू हो रहा है, तो ट्रांजिशन जोन होगा, उसे बोलते हैं हम इकोटोन बोलते हैं, उसके लिए हम इकोटोन वर्ड यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया बेटा, आईएमपी याद है, उसे हम इकोटोन कहते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, मजा आता है, देखो क्वेश्चन, कुछ हमें लेक्चर के शुरुआत में कुछ सीखने मिलता है तो उसको भी मजा लीजिए उसका बेटा, क्योंकि लेक्चर में तो मैं बहुत चीजें बताता ही हूं आपको मैं, पर लेक्चर के पहले हम 10 एमसीक्यू लगाकर जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने कहा ना आपसे कि सीखना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लाइफ में, सीखेंगे तभी बेटा हम जीतेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर बाय फ्रॉस्ट, के पौधे विंटर में, शीत ऋतु में फ्रॉस्ट के चलते मर जाते हैं। फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो बेटा प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो है वो जो ट्रैकिड्स होते हैं, जो सिप ट्यूब होती है, जो उसके कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं, प्लांट के जो कंडक्टिंग पार्ट होते हैं उनमें वाटर कंटेंट होता है। सेल्स के अंदर जो कोशिकाएं होती है, सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल में वाटर कंटेंट होता है। टेम्परेचर काफी अधिक कम रहेगा तो वाटर जम जाएगा, और आपको पता है आइस का जो डेंसिटी है, आइस का जो डेंसिटी है वाटर से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। तो मतलब यह है कि एक सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट था, जब ये वाटर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये आइस में कन्वर्ट हो गया, तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो सेल को रप्चर कर देगा, डैमेज कर देगा, फ्रॉस्ट इंजरी बोलेंगे उसको। तो आंसर क्या है इसका बेटा, ट्रांसपिरेशन से पौधा नहीं मरता है, ठीक है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन सीज ये भी नहीं होता है, ठीक है, कम हो जाता, सीज नहीं करता, कम हो जाता, बिकॉज नो फोटोसिंथेसिस एक्सप्रेस एट लो टेम्परेचर, फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं बेटा। ये आंसर इसका है बिकॉज ऑफ डेसिकेशन एंड मैकेनिकल डैमेज टू टिश्यू, क्योंकि वाटर का की तुलना में आइस का वॉल्यूम अधिक होता है, डेंसिटी कम होता है, वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो टिश्यू जो है और कंडक्टिंग पार्ट जो है वो डैमेज कर जाते हैं, इसलिए पौधा मर जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लांट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन, हेलोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक प्लांट क्या होता है, तो आप सबको पता है बेटा, आंसर इसका है राइजोफोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोफोरा इज द आंसर। के राइजोफोरा जो है वो आंसर इसका बेटा, राइजोफोरा जो है वो मैंग्रोव वेजिटेशन का कैरेक्टरिस्टिक प्लांट है, जो हेलोफिटिक होती है, सलाइन सॉइल में उगने वाले प्लांट होते हैं। और आपको ये कहां देखने मिलता है, इंडिया में मैंग्रोव वेजिटेशन कहां देखने मिलता है आपको, वेस्ट बंगाल के सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल में आपको ये देखने मिलता है मैंग्रोव वेजिटेशन, ठीक है ना, क्लियर। चल, तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा, याद किया, हमने कुछ कोर कॉन्सेप्ट दिमाग में हमारे हमने रिकॉल किए यहां पे, और अब हम लेक्चर में एंटर करेंगे। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बेटा बायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको कवर करना है आज वो है एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन के बदलने पर जीवित जीव कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालते हैं। एडॉप्टेशन क्या होता है, बिहेवियरल एडॉप्टेशन का मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन क्या होता है, वेरियस एडॉप्टेशन एग्जांपल को देखना है हमें जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग होते हैं, और एलेंस रूल को हम डिटेल में आज बात करेंगे उस पर हम, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर में से बेटा एक है, ठीक है ना। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, तो मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और बेटा हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, हमने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करते हैं, अनोन्य क्रिया करते हैं, और उससे एक वर्किंग सिस्टम बनता है, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और हमने कहा था आपसे कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो हमने सिनेकोलॉजी क्या होता है, आर्टिकोलॉजी क्या होता है, हमने इन टर्म्स को भी समझा था। हमने देखा था कि
फिजिकल इन्वायरमेंट में जो है वो किस तरह के फैक्टर इन्वॉल्व है बेटा, हमने देखा था क्लाइमेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है उसके अंदर, टोपोग्राफिक फैक्टर इन्वॉल्व है उसके अंदर, और एडेफिक फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है। चलिए बताइए मुझे आप कि टोपोग्राफिक फैक्टर का संबंध किस चीज से होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोग्राफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर का संबंध किस चीज से होता है, और एडेफिक फैक्टर का संबंध किस चीज से होता है, एंड व्हाट इज कंसर्न विद द एडेफिक फैक्टर एंड व्हाट इज कंसर्न विद द ट्रॉपिक फैक्टर एंड एडेफिक फैक्टर का संबंध किससे होता है और जो है वो टोपोग्राफिक फैक्टर का संबंध किससे होता है। ठीक है, फिर एक चीज आपको और बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैप्स रेट, के लैप्स रेट का इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैप्स रेट, के आपको क्लियर कर दूं मैं, लैप्स रेट का संबंध है क्लाइमेटिक फैक्टर से, तो लैप्स रेट जो है किस क्लाइमेटिक फैक्टर से जुड़ा होता है और ये किस चीज को शो करता है। ठीक है, फिर हमने देखा था बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेकिस्टोथर्म प्लांट, हेकिस्टोथर्म प्लांट क्या होते हैं, What is the meaning of the हेकिस्टोथर्म प्लांट, ये क्या होते हैं। What is the meaning of the हेलियोफाइट, हेलियोफाइट का मतलब क्या होता है, What is the meaning of हेलियोफाइट देखा हमने। ठीक है, तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 इज वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट के। चलिए, तो इतना हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसका फिजिक उसमें जो है वो लाइफ प्रेजेंट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं और हम हर लेवल पे जो है इन्हीं इंटरेक्शन को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, मैंने आपको पिछली क्लास में सॉइल प्रोफाइल पढ़ाया था, तो आपको बताना यह है कि आपके सामने जो है वो लेयर रखी ओ ए बी और सी लेयर रखी, इसमें से हम किस लेयर को जो है हम बोलते हैं जोन ऑफ पीडोजेनेसिस, के किस लेयर को हम जोन ऑफ पीडोजेनेसिस कहते हैं, किस लेयर को हम जोन ऑफ पीडोजेनेसिस कहते हैं, और किस लेयर में आपको जो है वो ह्यूमस देखने मिलेगा आपको, के किस लेयर में आपको ह्यूमस देखने मिलेगा और किस लेयर को हम जोन ऑफ पीडोजेनेसिस कहते हैं, और किन लेयर्स को मिलाकर हम कहते हैं टॉप सॉइल, किन लेयर्स को मिलाकर हम टॉप सॉइल कहते हैं, बताइएगा सोच करके। और याद रखिएगा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट जो सॉइल पर है उसको भी एक बार बेटा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो बताइए मुझे कि जोन ऑफ पीडोजेनेसिस कौन सा जोन है, ओ ए बी और सी में से कौन सा जोन ऑफ पीडोजेनेसिस है, इसके आपको बताना है कि आपको ह्यूमस किस जोन में देखने मिलेगी, आपको ये भी बताना है कि किन जोन्स को मिलाकर हम टॉप सॉइल बोलते हैं। क्या क्लियर, चलिए, फिर पिछली क्लास में हमने लास्ट में सबसे आखिर में बात की थी हमने बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। तो मैंने आपसे कहा था कि जो सोलर एनर्जी है, इस सोलर एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूसर, ये क्या करते हैं, ये इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फूड को बनाते हैं, और सारी लाइफ उसी फूड पर डिपेंडेंट होती है, और उस फूड पर डिपेंडेंट होते हैं कंज्यूमर, और कंज्यूमर में क्या होते हैं हर्बीवोर, कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर के। फिर हम क्या देखते हैं बेटा कि जो है वो डिकम्पोज होते हैं, जो डेड मैटर पे जो है वो क्रिया करते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, मैंने कहा था आपसे कि किसी भी दिए गए इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर एक इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। याद आया, उसे हम बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, और इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में एक तो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और दूसरे बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। जो आजीवित है वो एबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे कि गैसेस की बात करें, फिजिकल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट है, और जो जीवित जीव है वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, तो एक कर्व बनता है, इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस। याद है ना, हम पढ़ चुके पहले, इसे हम रेंज ऑफ टॉलरेंस का कर्व कहते हैं। इसमें आपको मैंने बताया था कि टू लिटिल और टू मच, दोनों के दोनों जो जोन जो होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। तो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, एक मैंने आपको होमवर्क दिया था कि बताइएगा कि ए बी सी लेवल करके। तो मैंने आपसे कहा था कि दिस इज द जोन ऑफ इंटॉलरेंस, बेटा यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने नहीं मिलेगा। दिस इज द जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट होगा लेकिन उसका फिटनेस लेवल कम होगा, उसका रिप्रोडक्शन रेट स्लो होगा। ऑप्टिमम रेंज वो रेंज है जहां पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा और मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करेगा, और यहां पर उसका फिटनेस अधिक रहेगा। फिर यदि हम टू हाई की तरफ बढ़े तो हायर, जो ऑप्टिमम रेंज से हम हायर साइड में जाएंगे, तो कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर से, फॉर सपोज टेम्परेचर यहां पर दे रखा है, जब ऑप्टिमम रेंज अनुकूलतम परास से आप आगे जाएंगे तो वहां पर भी जो है स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। तो जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया ये, एंड एक होगा जोन ऑफ टॉलरेंस के। मैं ह्यूमन एग्जांपल की यदि बात करूं तो मैं आपसे कहता हूं कि
जहां पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है, वेरी लो टेम्परेचर है, वहां पर आपको जो है हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसी बगैर इक्विपमेंट के बगैर जो है वो देखिए। अब आप बोलेंगे सर अंटार्कटिका में जाके लोग रहते हैं, तो बेटा अंटार्कटिका में जहां रहते हैं ना, वहां पे जो स्टेशन बने होते हैं ना, उनमें नॉर्मल कंडीशन कराने के लिए मशीनें लग रही होती, कई मशीनें लगाई होते हैं जिससे वो नॉर्मल टेम्परेचर को अंदर मेंटेन कर सके। यदि हम अंटार्कटिका के नॉर्मल जो वहां पे नेचुरल टेम्परेचर है उसका सामना करेंगे तो हम सर्वाइव ज्यादा लंबे समय नहीं कर पाएंगे, बड़े स्ट्रेस में है कि -30 -40 टेम्परेचर में रह पाना बड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली नेचुरली जहां वहां पे जीवित जीव आपको देखने नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जो लोअर साइड बना हुआ लगातार कि 0 डिग्री के आसपास है, 5 डिग्री के आसपास है, तो यहां पर लोग रहेंगे, इंसान मिलेंगे आपको, लेकिन पॉपुलेशन क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की जैसी होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशन नहीं थी। यहाँ पे जीव रहेंगे, जैसे एस्किमोस की बात करें, साइबेरिया में मिलते हैं आपको एस्किमोस, तो जो है वो वहां पर जनसंख्या पॉपुलेशन काफी कम होती है उनकी, स्ट्रेस का जोन होता है उठ के। फिर हम आ गए 15 से लेके हमने कहा 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम आ गए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑप्टिमम रेंज हो गया कि यहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन आपको बड़ी संख्या में देखने मिलेगी, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो आपका एशिया इज यूरोप यहां पर है, ठीक है, एशिया यहां पर है, के मिस इजिप्ट की बात करें वो यहां पर है, थोड़ा हायर टेम्परेचर उसका, साउथ अमेरिका जो है वो इस तरफ है, ठीक है, ये इंडिया वाला हिस्सा वो इस तरफ है, यूरोप का हिस्सा इस तरफ है, तो सबसे अधिक पॉपुलेशन कहां है? इंडिया और चाइना के अंदर है, वेदर अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा कि ये ऑप्टिमम रेंज है। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े, अब कहां पहुंच गए? हम सूडान पहुंच गए, गर्मी अधिक पड़ रही है, अब यहाँ पे स्ट्रेस का जोन घट के यहाँ पे जो है इतना गर्मी है यहाँ पे कि यहाँ पे पॉपुलेशन आपको उतना अधिक जितना एशिया में उतना देखने आपको नहीं मिलेगा। देन हम पहुंच गए सहारा डेजर्ट में, 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या कोई ह्यूमन बीइंग मिलेगा वहां पे? नेचुरली नहीं मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर का टू लिटिल और टू मच जो होता है वो इनटॉलरेबल होता है, और उसके बाद शुरू होता है जोन ऑफ स्ट्रेस, देन द ऑप्टिमम रेंज। याद रखना, ये वेल शेप कर्व जो है रेंज ऑफ टॉलरेंस को शो करता है, इंपॉर्टेंट कर्व है। अब प्रश्न ये उठता है, पिछली क्लास में हमने बात किया था कि जब कभी जो है एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ेगा जीवों को, तो जीव क्या करते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर जब उनको जो है वो चुनौती देते हैं, जब इन्वायरमेंटल फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चुनौती देंगे तो क्या करेंगे वो? तो मैंने कहा था कि दे रेगुलेट। कई एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, दे रेगुलेट। दे कन्फर्म, कई जैसे होते हैं जो इनका बॉडी का इनका अंदरूनी हिस्सा होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब तापमान बढ़ेगा तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, तो वो क्या करेंगे? वो ग्रीष्म निद्रा में चले जाएंगे, वो छिप जाएंगे जाके कहीं पे, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेंगे वो। जब टेम्परेचर काफी कम होगा तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने लगेगा, वो शीत निद्रा में चले जाएंगे वो। तो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कन्फर्मर जो होते हैं वो इन एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर, उनके बॉडी का टेम्परेचर, जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट में परिवर्तन आ रहा होता है, वो कन्फर्मर होते हैं, ठीक है। याद है आपको, हमने एक कर्व बनाया, ग्राफ बनाया था, हमने कहा था कि जो रेगुलेटर होंगे वो ये होंगे, यानी बाहर का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है और ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो भले ही चेंज होता चला जाए लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट उनका फिक्स रहेगा। फिर मैंने कहा था जो कन्फर्मर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट में परिवर्तन होगा तो अंदरूनी एनवायरनमेंट के अंदर ही परिवर्तन देखने मिलेगा आपको, ठीक है, क्लियर। अब आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है, आपको बताना है कि जो जीव इस प्रकार का ग्राफ शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। जो इस तरह का कर्व शो करते हैं उन जीवों को हम क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट दे शो, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो चलिए, फिर मैंने आपसे कहा था कि जब रेगुलेट और कन्फर्म के अलावा दो कंडीशन और होती है, एक होता है माइग्रेशन, कि जीवित जीव जो है वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, माइग्रेशन। हमने आर्कटिक टर्न की बात की थी, और मैंने एक कहा था, चौथा कहा था मैंने सस्पेंड, जीवित जीव कुछ समय के लिए सस्पेंड आते हैं, जो प्लांट होते हैं वो सीड में कन्वर्ट आते हैं, बैक्टीरिया स्पोर में कन्वर्ट आते हैं, तो लिविंग जीव जो है वो अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड करते हैं। हाइबरनेशन एस्टिमेशन भी उसके अंदर ही शामिल होता है, ठीक है, ये देखा हमने। अब मान लो किसी जगह पर इन्वायरमेंटल कंडीशन लगातार जो है वो कांस्टेंट हो चुकी है, मतलब वो इन्वायरमेंट वहां का जो है वो हायर लिमिट पर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, तो अब वहां पर जीवित जीव क्या करेंगे? तो जो जीवित जीव उस इन्वायरमेंट का सामना करेंगे तो पहले तो वो उपाय ढूंढेंगे कि कैसे हम अपने आप को रेगुलेट कर लें, कैसे कंफर्म हो जाए, कैसे सस्पेंड हो जाए, कैसे लेकिन जब कोई भी चीज काम नहीं आएगी,
क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट इतना परिवर्तन हो चुका है कि अब जीवित जीव को रहना है, या तो जगह छोड़ दो, या तो उस जगह को छोड़ दो, माइग्रेट करके कहीं और चले जाओ, और यदि वहां रहना है तो उस अपने अंदर ऐसे कैरेक्टर डेवलप करो कि जिसके चलते आप वहां पर रहने में सफल हो जाए। आपको क्या लगता है कि निग्रो का, जो हमारे ह्यूमंस में हम बात करते हैं, जो अफ्रीकन हैं, निग्रो हैं, उनका इवोल्यूशन अलग तरह का हुआ होगा, या जो यूरोपियन है वो अलग है हमसे, या हम एशियन अलग है? एक्चुअली में मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो उसका ओरिजिन तो एक ही जगह हुआ था, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में के। ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कुछ अफ्रीका का हिस्सा था, या कुछ कहते हैं कुछ एशिया के ऐसे हिस्से थे जहां से ह्यूमन रेस का उदय हुआ के। उसके बाद वो ह्यूमंस चूंकि माइग्रेटरी हैबिट के थे, वो अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़ जाया करते थे, तो वो पूरी दुनिया में धीमे धीमे फैल गए। तो जो दक्षिणी भाग में गए, साउथ में गए, अर्थ के साउथ में गए, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो गए, और जो कुछ थे जो वेस्ट की ओर गए, वेस्ट मतलब यूरोप की तरफ चले गए, कुछ जो थे वो ईस्ट की ओर गए, मतलब एशिया की ओर आ गए। और नॉर्थ की ओर क्यों नहीं गए वो? क्योंकि नॉर्थ में बर्फ जमी हुई थी उस समय, जबकि हम बात करें उस समय नॉर्थ में बर्फ जमी थी, इसलिए नहीं गए। जो ईस्ट की ओर गए, उन्होंने जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन का सामना किया, वो मिक्स क्लाइमेटिक कंडीशन थी। वो क्या थी बेटा? वो थी मिक्स क्लाइमेटिक कंडीशन थी, ठीक है, वो मिक्स क्लाइमेटिक कंडीशन थी। तो इसलिए हम सब लोग सांवले रंग के हैं, हमारे कैरेक्टर सब जो है वो ना यूरोपियन जैसे हैं ना निग्रो जैसे हैं। और जो साउथ की ओर चले गए, वहां उन्होंने अधिक गर्मी का सामना किया, तो कई हजारों वर्षों में क्या, कई सौ वर्षों में वो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गए, मेलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन अधिक हो गया, तो उनका बॉडी अपने आप को ऐसे सेट कर लिया ताकि वो हाईलाइट इंटेंसिटी में सरवाइव कर सके। और जो वेस्ट की ओर गए, उनको लाइट इंटेंसिटी कम मिला उनको, तो वो यूरोपियन बन गए। तो एक्चुअली में हमारे अंदर ही यदि आप एक यूरोपियन को खड़ा कर दें, एक आप अफ्रीकन को खड़ा कर दें, एक इंडियन को खड़ा कर दें, आप देख के बता देंगे कि ये इंडियन है, ये अफ्रीकन है और ये यूरोपियन है, जबकि वो तीनों ह्यूमन बींग्स है। इंटरफर्टाइल पॉपुलेशन है, तीन अलग अलग स्पीसीज नहीं है, वो एक ही स्पीसीज है, सैपियंस, होमो सैपियंस ही हो। तो ये जो डिफरेंस आया वो कैसे आया? वो आया है लोकल, यानी जो भी लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन का एक जीव सामना करता है और लंबे समय तक सामना करता है, तो वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर ऐसे परिवर्तन करता है, ऐसे चेंजेस कर लेता है, जो वहां पर रहने के लिए उसको सक्सेसफुल बनाता है। इन ग्रेजुअल परिवर्तनों को, इन ग्रेजुअल चेंजेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। द टॉलरेंस लिमिट एंड ऑप्टिमल रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में वेरी सीजनली इन सम एनिमल। देखो अब ये टॉलरेंस लिमिट क्या होता है इसको अभी समझा हमने, के और ऑप्टिमम रेंज क्या होता है ये भी हम जानते हैं, परंतु ये कुछ एनिमल्स के लिए ये पूरी की पूरी टॉलरेंस लिमिट और ऑप्टिमल रेंज है वो वेरी करती है इफ सम इन्वायरमेंटल फैक्टर शिफ्ट बियॉन्ड द टॉलरेंस रेंज के। अब देखिए चुनौती, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उन्होंने चुनौती दी के। याद रखिएगा एक बड़ा अच्छा कोटेशन है कि जीवन अपनी राह खुद ढूंढ लेता है, और ये कोटेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये मुझे कोट कहां मिला? ये मुझे मिला स्टीफन स्पिलबर्ग की मूवी थी जुरासिक पार्क 2। जुरासिक पार्क 2 में जो है वो कहता है कि जो डायनासोर हमने आइलैंड पर बना के छोड़े थे वो तो अब तक मर जाना चाहिए, क्योंकि जो है हमने उनको लाइसिन सप्लाई नहीं किया है, उनको सर्वाइव करने के लिए लाइसिन एमिनो एसिड देना पड़ता था। तो जो मालिक रहता है वहां का उस आइलैंड का, वो कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि जीवन अपनी राह खुद ढूंढ लेता है, वे मरे नहीं होंगे, कोई ना कोई तरीका खोज लिया होगा जिंदा रहने के लिए। ये सच्चाई है कि जीवन जो है वो लाइफ जो है वो एज यदि हम कुमुलेटिवली बात करें, हम एक जीव की बात नहीं करें, एक जीव मर सकता है, एक जीव मर सकता है, एक जीव का जन्म हो सकता है, लेकिन जीवन जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है उस लाइफ को यदि हमें कुमुलेटिवली बात करें, हम एक जीवन हम बात करें, तो वो तमाम चुनौतियों को सहन करने के लायक है। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, कोई ना कोई जिंदा बचेगा उसमें। तो अब क्या लिखा है इसमें? इफ सम इन्वायरमेंटल फैक्टर शिफ्ट बियॉन्ड द टॉलरेंस रेंज के। अब कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो सहन करने की सीमा से बाहर निकल रहा है, मतलब वो ऑप्टिमम रेंज से बाहर शिफ्ट हो रहा है, तो अब जीव के पास क्या तरीका बचेगा? जीव के पास तरीका बचेगा कि वो या तो रेस्टिंग स्टेज में जाए, वो सस्पेंड हो जाए, वो हाइबरनेट कर जाए, एस्टिमेट कर जाए, या माइग्रेट कर जाए वोट के। और तीसरा सबसे जो है वो जैव विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा जो स्टेप ले सकता है वो है कि वो एक्लेमेटाइज कर जाए वोट के। देखिए
व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज, यदि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो सहन करने की सीमा से बाहर निकल रहा है, ऑप्टिमम रेंज से बाहर जा रहा है, तो वैसे में जीवों के पास विकल्प क्या होता है, अपनी लाइफ को वो सस्पेंड कर ले, वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाएं, हाइबरनेट कर ले, एस्टिवेट कर ले और जो है जीवन को सस्पेंड कर ले, रेस्ट में चले जाएं, या फिर जगह को छोड़ दें, माइग्रेशन कर लें, या नंबर 3 ये है कि अपनी बॉडी के अंदर धीमे धीमे ऐसे परिवर्तन करें जिससे कि वहां रहने के वो लायक बन जाए और उनका फिटनेस लेवल इंप्रूव हो जाए, दे कैन एक्लेमेटाइज। ठीक है, क्या मतलब इसका, द ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू स्लोली चेंजिंग न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन इज नोन एज एक्लेमेटाइजेशन के। अब इसका मतलब क्या, अब देखो बेटा, जैसे कभी आप जो है वो माउंटेन्स पे जाइए, पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए के, पहाड़ी क्षेत्रों पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हाई माउंटेन्स हैं वहां पे जो लोग रहते हैं, के जो पहाड़ी लोग रहते हैं, उनका बिल्ट आपकी तुलना में थोड़ा डिफरेंट होगा, हाइट थोड़ा कम होगा, अधिक गठीले होंगे, नोज थोड़ा सा ब्रॉड होगा, बॉडी कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा और वो फुर्तीले होंगे पहाड़ पे चढ़ने के लिए, मूव करने के लिए। और आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पर आप है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, उनका बॉडी एक्लेमेटाइज कर चुका है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार मैं जो है वो दार्जिलिंग गया था। दार्जिलिंग के पास में एक जगह है लावा, छोटा सा विलेज है लावा। उस लावा विलेज में जो है वो किसी ने बताया कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल विलेज, कि आप जहां जाइए। तो हम लोग लावा में गए। अब वहां पे ऊंचाई पर था वो, तकरीबन मान लीजिए कि 8000 फीट की ऊंचाई पर, जो भी उसकी ऊंचाई हुई मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूं, पर वो काफी ऊंचा था, दार्जिलिंग से ऊंचाई पर था वो। छोटा सा विलेज था, गिनती के 2-4 वहां पे जो है लोगों ने अपने घरों में कमरों को होटल में कन्वर्ट कर रखा था। मतलब वहां पे होटल प्रॉपर्ली थे ही नहीं, एक आधी होटल होगा, बाकी हर व्यक्ति ने अपने घर में 1 या 2 कमरे से कर रखे थे, जिसमें टूरिस्ट आके रुका करते थे। तो हमको भी होटल शुरू में नहीं मिला, तो हमने वहां ऐसे किसी के घर में 2 कमरे थे, उन्होंने आज जो एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट है वैसी कॉन्सेप्ट था उसमें, कि भाई आइए आप, जो आपको हम नाश्ता वास्ता कुछ दे देंगे, बाकी बाहर खाना खाइए, कमरा केवल रुकने के लिए। वैसा कमरा हमको मिल गया। अब वहां पे एक बड़ी अच्छी बौद्ध मोनेस्ट्री थी, तो हमने कहा चलो देख के आते, बौद्ध मठ जो होता है उसको देखने जाते हैं। मैंने पूछा लोगों से भाई कितना दूर है ये, उन्होंने कहा सर बिल्कुल पास में, क्या 10 मिनट 5 मिनट वॉक, 5 या 10 मिनट वॉक बोला, क्या 10 मिनट वॉक पे मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, हम लोग चले जो वॉक करते चलते हैं, देख के आते हैं। देखा यार कि तो बड़ा दूर है, ऊंचा रास्ता भी है, सांस फूलने लगी बीच में। भारती बोलती कि मैं नहीं जा पा रही इतना दूर तक, जो है मुझे चलने में दिक्कत हो रहा है, मैं बच्चा भी गोदी रखा हुआ। मैं पूछा भाई कितना दूर है, उन्होंने कहा कि सर 5 मिनट के रास्ते पे, आइए मैं आपको ले चलता हूं। एक आदमी साथ आया। अब वो चल क्या रहा, वो चल रहा, लेकिन हमें लग रहा वो दौड़ रहा है। हम चल रहे धीमे धीमे, सांस फुलाते हुए, और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने कहा तेरे लिए सच में 5 मिनट की दूरी पे भाई, हमारे लिए ये 2 घंटा दूरी पर है। क्यों? क्योंकि हम वो इन्वायरमेंट में इतनी ऊंचाई पर, हमारा बॉडी जो है वो, उसके अंदर आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, एक तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम, ऊंचाई पर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम, दूसरी हमारी बॉडी में इतने आरबीसी है ही नहीं, लंग्स हमारे इतने एफिशिएंट ही नहीं है, क्योंकि हम तो जमीन पर रहने वाले लोग हैं। हम कहां रहते हैं? हम समुद्र तल पर रहते हैं, सी लेवल पर रहते हैं। भाई मुंबई क्या सी लेवल पर है, भोपाल क्या है सी लेवल पर, समझ लीजिए आपके। तो आप क्या है कि कम ऊंचाई पर है। तो हमने क्या कहा, हम वहां से वहां पहुंच गए, और वो आदमी तो एकदम एक्टिव। वह हर आदमी जो है वहां पे कोई व्हीकल यूज नहीं करता, बहुत सारे लोग व्हीकल यूज नहीं करते। माइग्रेन की समस्या है, किसी के पास गए, चलो भाई मेडिकल स्टोर तो होगा आसपास, पूछते हैं किसी से। हेडेक थोड़ा था तो दवा लेने के लिए गए, मालूम चला कि पूरे इस्लामा गांव टाउन के अंदर मेडिकल स्टोर ही नहीं है। मैंने कहा कोई डॉक्टर भी नहीं है। क्यों नहीं है भैया? कोई सब बीमारी नहीं पड़ता, हेल्दी, वेरी वेरी हेल्दी। तो इतनी प्योर हवा, इतनी अच्छा वहां का जो वेदर, लेकिन क्या ऑक्सीजन कम थी। लेकिन जब 2 दिन रहे, 24 आवर 48 आवर रहना, उसके बाद लगा यहाँ पे कि नहीं, अब सांस लेने में आसानी, अब थोड़ा मूव कर पा रहे हैं, ठीक लग रहा है। तब हमने नेक्स्ट ईयर हमने प्लान बनाया कि चलो एक काम करते हैं कि जो है वो लेह लद्दाख होके आते हैं। तो हमारे ट्रेवल एजेंट ने हमसे पूछा कि सर लेह लद्दाख जो है वो ऊंचाई पर है, तो बच्चा छोटा है, तो आप बेटर है आप अवॉइड कीजिए उसको। मैंने कहा क्यों? हम गए थे लावा,
उसने कहा सर ऐसा है कि आप लेह लद्दाख जाएंगे तो आप फ्लाइट कर रहे हैं, तो ऐसे आप प्लेन से वहां पहुंचेंगे, वहां से आप जो है वो ऐसे मूव करेंगे तो आपको जो है वहां पे ऑक्सीजन एकदम कम है, तो आपको जो है वो समस्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेरे विचार में आप जो है वो कश्मीर जाइए, आप जो वहां श्रीनगर वगैरह जाइए, और अभी फिलहाल आप छोटा बच्चा है 3 साल 4 साल 2-3 साल का, अवॉइड कीजिए उसको। तो हमें उसकी बात माननी पड़ी। असल में पुरानी हिंदी फिल्मों को देखोगे तो क्या बोलता है कि भाई कहीं बीमार पड़ जाता है तो लोग बोलते हैं भाई इनका वो पूछते, पुरानी 70s की फिल्मों की बात कर रहा हूं, 60s की फिल्मों की, 60s की मूवीज की बात कर रहा हूं, कि उस मूवीज में कभी आपको देखने मिल जाए तो उसमें देखेंगे कि भाई कभी बीमार पड़ गया, माँ बीमार है, कोई बीमार है, तो बोलते हैं डॉक्टर आएगा, चेक करेगा, इन्हें हवा पानी बदलने की जरूरत है। हवा पानी बदलने का मतलब क्या है भाई? पहाड़ पे ऊपर चले जाओ, थोड़ा ऑक्सीजन कम होगा तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन और बनेगा, और आपके जो है वो गाल फूल जाएंगे, लाल लाल दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर हीमोग्लोबिन बड़ी मात्रा में, आपके अंदर आरबीसी बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको एक्लेमेटाइज की बॉडी। तो ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं धीमे धीमे, ये होते हैं, ये एक्लेमेटाइजेशन को शो करते हैं। तो ग्रेजुअल फिजिकल एडजस्टमेंट ऑफ टू स्लोली चेंजिंग न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड द एक्लेमेटाइजेशन के। अब देखो इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन, जो जीव नेचुरली एक्लेमेटाइजेशन शो करते हैं, उनके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन धीमे धीमे बदल रही होती है। यदि कहीं पर एक जगह, एक सुनिए बात को, यदि कहीं पर टेम्परेचर, अरे मेरी तरफ ध्यान दे लो, यदि कहीं पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और सडनली वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, सडनली कहीं पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था और सडनली टेम्परेचर वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो जीव माइग्रेट कर जाएंगे, सस्पेंड कर जाएंगे उनको, क्योंकि वो इतना बड़ा परिवर्तन है, इतना बड़ा चेंज है कि दे डोंट इवन हैव टाइम टू एक्लेमेटाइज देमसेल्फ। उनके पास में अपनी बॉडी को एडजस्ट करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर टेम्परेचर 20 से 25 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, 40 हुआ, धीमे धीमे सब कुछ ग्रेजुअली हो रहा है। कुछ महीनों का, कुछ सालों का अंतर है, ग्रेजुअली इन्वायरमेंट शिफ्ट कर रहा है, तो वैसी कंडीशन में जीवों को वक्त मिलेगा और अपने आप को वो एक्लेमेटाइज कर पाएंगे। इसलिए जो एक लाइन में जो बातें लिखी बड़ी इंपॉर्टेंट, के द ग्रेजुअल मतलब धीमे धीमे होने वाला फिजिकल एडजस्टमेंट, बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है, किसके लिए? स्लोली चेंजिंग न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन, धीमे धीमे बदलने वाली नई पर्यावरणीय अवस्था के लिए, और इसको ही हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब इसका ऊपर का फॉर्म, जब एक जीव अपने आप को एक्लेमेटाइज करेगा उसके बाद वो एडॉप्ट हो जाएगा उस चीज के लिए। जैसे देखिए जब हम लोग यहां से जमीन से हम जो है वो सी लेवल से माउंटेन्स की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी बॉडी को एक्लेमेटाइज करने में वक्त लगता है। इसीलिए कहा जाता है जब आप जो है वो लेह लद्दाख जाएं या आप जो है वो मनाली जाए, किसी भी हिल स्टेशन पर जाए, तो कहा जाता है कि पहले तो आपका फ्लाइट जो है किसी मैदानी से, बागडोगरा है, दार्जिलिंग जाना, आपको बागडोगरा स्टेशन, बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। वहां उतरिए, उसके बाद में आप वहां से कैब लीजिए, टैक्सी, कैब, कार जो भी है, और फिर उसके थ्रू धीमे धीमे आप जो है वो हिल स्टेशन पर पहुंचते ना, तो आपको थोड़ा सा जो है वो अनकंफर्टेबल तो फील होगा, लेकिन आपकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर रही होगी वो, कि कैसे हमें जो है वो यहां पर जो है वो रहना है। हिमालय जब हिमालय पर यदि एक व्यक्ति है, वो चाहता है हिमालय की चोटी पर जाकर झंडा फहराना, उसने सोच लिया कि मैं तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा हिमालय की चोटी पर। तरीका नंबर 1, हेलीकॉप्टर से ले जाओ, छोड़ दो चोटी पे लाकर, उसका आदमी को अपने हेलीकॉप्टर से उठाया और चोटी पे लाकर छोड़ दिया आपने, ले भैया अब लगा ले झंडा। आपको बता दूं मैं, ऐसा करने पर उस व्यक्ति के जीवित रहने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। यदि उसने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगा रखा है, नॉर्मल व्यक्ति को यदि छोड़ दिया, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि वहां ऑक्सीजन इतना कम है कि उसकी बॉडी को वक्त ही नहीं मिलेगा अपने आप को एक्लेमेटाइज करने का, अपने अंदर आपको चाहिए, तो वो सडन शॉक जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन जो लोग हिमालय पर ट्रैकिंग करते हैं, धीमे धीमे ऊपर चढ़े, तो क्या करते हैं, वो थोड़ा ऊंचाई पर चढ़े, फिर कैंप लगाया, रात भर गुजारी उन्होंने, रहे कुछ घंटे वहां पर, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर कैंप लगाया, ऐसे रुकते रुकाते कई दिनों के बाद वो हिमालय की चोटी पर पहुंचते हैं। बॉडी धीमे धीमे अपने आप को, बॉडी के अंदर जो है वो हमारी बॉडी में बड़े सारे कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होती है, धीमे धीमे बॉडी एडजस्ट कर रही होती है और बॉडी शॉक में नहीं होती उस समय। उसे मालूम है कि परिवर्तन तो हो रहा है, तो हमारा बॉडी का फिजियोलॉजी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तब भी कई लोगों को जो है वो उतना एल्टीट्यूड जो है वो उनके लिए ठीक नहीं होता है, तो उनको फिर वापस लुटकर आना पड़ता है कई बार की।
अब लेकिन जो लोग वहीं शुरू से जिनका जन्म ही वहां हुआ, अब कोई बच्चा है वो रहता कहां पर है, वो लेह लद्दाख के पास कोई छोटा सा गांव है वहां रहता है, अब वहां पे उसका जन्म ही वहां पर हुआ उसका, तो उसके लिए तो सब कुछ वो जो शुरुआती अवस्थाएं वैसी थी, तो उसकी बॉडी एडॉप्टेड है उसके लिए, ठीक है। तो एडॉप्टेशन लॉन्ग टर्म में, जब एक्लेमेटाइजेशन के बाद में लॉन्ग टर्म तक सेम कंडीशन को सामना करना पड़ता है, देन इट बिकम्स एडॉप्टेशन, ठीक है। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट इनेबल देम टू बी सक्सेसफुल अंडर प्रिवेलिंग सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन आर कॉल्ड द एडॉप्टेशन, के मतलब ये कि देखो, और ये जो अनुकूलन एडॉप्टेशन है वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। भाई जो लोग हाई टेम्परेचर में रह रहे हैं वो अलग तरीके से एडॉप्टेड है, जो वेरी लो टेम्परेचर में रह रहे हैं वो अलग तरीके से एडॉप्टेड है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो जीवित जीव हैं वो भी अलग अलग जगह पर रहते हैं। पेंगुइन्स अलग तरीके से एडॉप्टेड है, ठीक है। जो आपके हम बात करते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल, जो लीमर्स है, दूसरे एनिमल जो मेडागास्कर में मिलते हैं वो अलग तरीके से एडॉप्टेड है। पोलर बियर का एडॉप्टेशन अलग तरह का है और जंगली भालू का एडॉप्टेशन अलग तरह का है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि प्लांट हुए, एनिमल हुए, उनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो उनको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में सक्सेसफुल रहने में हेल्प करते हैं, वो अनुकूलन या एडॉप्टेशन कहलाते हैं। और याद, द ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल वर्ल्ड एग्जिबिट वेरियस टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एडॉप्टेशन। जो प्राकृतिक दुनिया, जीवित दुनिया में, प्राकृतिक संसार में, जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड में जो जीवित जीव पाए जाते हैं वो कई प्रकार से एडॉप्टेशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी आप डेजर्ट में जाएंगे, आप मरुस्थल में जाएंगे, आप देखेंगे कि दिन के समय आपको हार्डली कोई एनिमल बाहर दिखाई पड़ेगा। छिपकली या रेप्टाइल्स वहां पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं यहाँ पे, वो रात को निकलते हैं। उन्होंने क्या किया, व्यवहार बना लिया कि भाई हमको दिन में निकलना ही नहीं बाहर, दिन में गर्मी इतना अधिक होता है कि बाहर निकलना मतलब खतरे की घंटी है वो। तो वो रात में, जो डेजर्ट है, इट बिकम्स द लाइफ कम्स इन द डेजर्ट इन द नाइट, के रात के समय मरुस्थल में जीवन लौट कर आता है, एनिमल बाहर दिखाई देने लगते हैं। बिहेवियरल एडॉप्टेशन हो गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो कैक्टस है, अब कैक्टस जो है, जो आपको रेगिस्तान में देखने मिलेगा, आपको डेजर्ट में देखने मिलेगा। कैक्टस में क्या हुआ कि लीफ के थ्रू वाटर लॉस का अधिक होता था, लीफ से वाटर लॉस होता था, तो लीफ को हटा दिया, लीफ को कांटों में कन्वर्ट कर दिया, स्टेम को लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया, फाइलोक्लेड कहते हैं, याद है ना, पड़ा, फाइलोक्लेड कहते हैं, फाइलोक्लेड बन गया वो। तो कैक्टस जो है वो एक प्रकार का नॉर्मल प्लांट ने मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन किए और वो कैक्टस बन गया, वैसा उसका स्ट्रक्चर बन गया, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गया, ठीक है। फिर फिजियोलॉजिकल चेंज, आप ऊंट की बात कीजिए, जो रेगिस्तान में जो ऊंट चलता है, उस ऊंट में क्या होता है, हम पढ़ते थे छोटे क्लास थे कि ऊंट एक दिन में 30 दिन का पानी पी सकता है, और ऊंट का जो हम्प होता है, जो ऊंचा कुबड़ होता है, हम्प होता है, उस हम्प में वो फूड को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर रखता है, वो ऐसा पढ़ा है हमने, है ना। तो इसका मतलब ये कि वो एडॉप्टेशन कैसा है, वो फिजियोलॉजिकल लेवल पर एडॉप्टेशन है, कैसे अपनी बॉडी को जो है वो एडजस्ट किया उसने उस हाई टेम्परेचर के लिए, ठीक है। देखिए, आप देख रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल कि आपको दिखाई पड़ रहा है ये हाइड्रिला का स्टेम है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे, आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें पैरेन्काइमा सेल्स ने बीच में एयर स्पेस बनाया हुआ है, तो आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है ये एरेन्काइमा, एयर चैम्बर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी पैरेन्काइमा टिश्यू, ऐसा पैरेन्काइमा टिश्यू जिसमें एयर चैम्बर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा कहते हैं, उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। तो एरेन्काइमा ऐसा पैरेन्काइमा टिश्यू होता है इसमें कि एयर चैम्बर हमको देखने मिलते हैं। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यों, ताकि एक्वाटिक प्लांट पानी के ऊपर रह सके और के उसको बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो एरेन्काइमा हमको देखने मिला हाइड्रिला के अंदर, है ना, जो, और एरेन्काइमा आपको कभी भी एक जीरोफाइट के अंदर, मरुस्थली पौधे के अंदर देखने आपको नहीं मिलेगा, क्लियर। फिर जीरोफाइट देख रहे हैं हम,
मरुस्थली पौधे को देख रहे हैं, आप देखिए ये कैक्टस है, ओपुंशिया है, इकाइनो कैक्टस है, यूफोर्बिया है, इनमें लीफ जो है वो कांटों में कन्वर्ट हो गई है और स्टेम जो है वो लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। और इन लीफी स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे थे हम? फाइलोक्लेट। याद है को? फाइलोक्लेट कहा था इसको हमने, ठीक है। क्या देखा हमने देखा कि ये जो है, और इसने क्या किया, वाटर का लॉस कम किया इसने, और इससे वाटर का लॉस कम हुआ यहां पर, तो एक प्रकार का और स्टोमेटा होंगे, वो धसे हुए संकन स्टोमेटा इसके अंदर होंगे। पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी एनाटॉमी के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर, प्लांट एनाटॉमी में पढ़ा है हमने, प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है हमने। तो हम ये बात समझ गए कि ये जीरोफिटिक एडाप्टेशन को शो कर रहा है, ठीक है। फिर आप देखिए एनिमल्स की बात कीजिए, मछलियों को देख रहे हैं हम, दो तरह की मछलियां दिखाई पड़ रही है। एक मछली ऐसी है जो फ्रेश वाटर को ले रही है, तो उसका जो यूरिन है वो हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो रिलीज कर रही है बांट के। यानी हमने क्या किया, मछली को हमने जो है फ्रेश वाटर में मछली होगी तो रहती है जो, उसमें क्या होगा बेटा कि जो फ्रेश वाटर है वो उस फ्रेश वाटर को इंटेक हो रहा है, तो उसमें यूरिन जो है वो हाइपोटोनिक लेस कॉन्सेंट्रेशन वाला यूरिन उसका बाहर आ रहा है, जबकि वाटर में मछली रही है वो हाइपरटोनिक यूरिन कर रही है। मतलब ये है कि देखो, जो फ्रेश वाटर में जो मछली रही है उसके वाटर के अंदर सॉल्ट की मात्रा कम है, तो उसको यूरिन से बाहर ज्यादा सॉल्ट बाहर निकालने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि उसकी बॉडी में नॉर्मली जो वाटर बॉडी है, फ्रेश वाटर है, उसमें सॉल्ट का लेवल कम है। तो ये मछली वहां पर दी वाटर का अपने अंदर लेती है तो उसमें सॉल्ट का लेवल नॉर्मल रहता है, इसलिए उसको बाहर एक्स्ट्रा सॉल्ट निकालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो मछली समुद्र के अंदर रहेगी तो उसका यूरिन में आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला यूरिन देखने मिलेगा। कारण ये कि उसकी समुद्र में रहने के कारण, सी में रहने के कारण अधिक सॉल्ट उसके अंदर जा रहा है, तो उस सॉल्ट को बाहर नहीं निकालेंगे तो अंदर की सेल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो क्या करते हैं, सॉल्ट को बाहर निकालते हैं के। तो हाइपरटोनिक यूरिन आपको कहां देखने मिल रही है? सी वाटर में वाली मछली में यूरिन जो होगी वो हाइपरटोनिक होगी, और फ्रेश वाटर वाली मछली में यूरिन होगी हाइपोटोनिक होगी। हाइपोटोनिक का मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन वाली यूरिन होगी, और हाइपरटोनिक का मतलब है कि नॉर्मल सेल के कॉन्सेंट्रेशन से अधिक कॉन्सेंट्रेशन वाली यूरिन हमको देखने मिलेगी, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं लिजार्ड के, ये मरुस्थल में जो लिजार्ड है ये जो है जनरली दिन में छिप करते हैं, रात के समय ये बाहर निकलते हैं के। और इनका इन लिजार्ड्स का जो बॉडी शेप है वो भी ऐसा होता है कि दे बेसिकली जो है इनमें ये छिप जाते हैं चट्टानों में जाकर। और दूसरी बात ये है कि ये भी अपने बॉडी से हीट का लॉस, अपनी बॉडी में जो है वो वास्तव में बॉडी को हीट होने से ये रोकते हैं के, और वाटर का लॉस इनकी बॉडी से भी कम होता है। ये एडॉप्टेशन के अंदर हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। देखिए प्लांट एडाप्टेशन की बात करें, द एडाप्टेशंस फाउंड इन प्लांट रिफ्लेक्ट बोथ द प्लांट्स एनवायरनमेंट एंड द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ प्रेडेशन टू विच द प्लांट इज सब्जेक्टेड के। तो पौधों के एडाप्टेशन देखकर हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? पौधों के एडाप्टेशन देख के, पौधों के अनुकूलन को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लांट किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है के, और इस प्लांट को खाने वाले जीव किस तरह के हैं और कौन सा भाग इस प्लांट का जीव खा जाते हैं, ठीक है। Many plant adaptations are concerned with maintaining water balance के, कई सारे प्लांट एडाप्टेशन का संबंध होता है वाटर बैलेंस को बनाए रखने के लिए, और इनके अंदर ऐसे एडाप्टेशन देखने मिलते हैं जिससे कि वाटर का लॉस कम से कम हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ट्रॉपिकल रीजन में आपको C4 प्लांट देखने मिलेंगे जो कम वाटर का लॉस करते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट के। आपको जो गर्म क्षेत्र है वहां पे आपको ऐसे प्लांट देखने मिलेंगे जिनमें कि स्टोमेटा धसे हुए होंगे, संकन स्टोमेटा होंगे, ठीक है। कई प्लांट में क्या होता है, कई प्लांट को जो एनिमल है वो डैमेज करते हैं, खा जाते हैं, तो वो अपने जीवन को बचाने के लिए उनके अंदर जो है डिफेंस के लिए कांटे लगे होते हैं। और जो जिन प्लांट पौधों में कांटे लगे होते हैं बेसिकली जो वो क्या होते हैं, वो उनके डिफेंस के लिए होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि टाइप ऑफ एडॉप्टेशन की बात करें तो एक तो मैंने कहा आपसे कि स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन होता है जिसमें कि फिजिकल फीचर में जो भौतिक लक्षण है जीवों के वो अलग आते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि जो उड़ने वाले इंसेक्ट हैं उनमें आपको विंग्स देखने मिलेंगे आपको, ठीक है। जो नहीं उड़ सकते इंसेक्ट उनमें विंग्स देखने आपको नहीं मिलेंगे। फिर बिहेवियरल एडॉप्टेशन की हम बात करें यहाँ पे तो हम कहते हैं कि दिन के समय जीव का छिप जाना, रात को बाहर निकलना, अपने शिकार से बचने के लिए अपने बैकग्राउंड के समान दिखाई पड़ना, उसे कैमोफ्लेज करना, ये सब क्या हो गया, ये बिहेवियरल एडॉप्टेशन का हिस्सा हो गया। देन द फंक्शनल एडॉप्टेशन की हम बात करते हैं बेटा, तो कई बार हमको जीवित जीवों में कुछ ऐसे करैक्टर देखने मिलते हैं जो फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एडॉप्टेशन को शो करते हैं, ठीक है। जैसे
देखिए एक बड़ा अच्छा एग्जांपल रखा है, हालांकि एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं पर पता होना चाहिए हमको कि फीमेल मैंडेट जो होता है ये वास्तव में क्या होता है कि फीमेल मैंडेट प्रोड्यूस ए फ्रोथी लिक्विड टू सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ग्रुप ऑफ एग सीलेज के। तो फीमेल मैंडेट जो एनिमल होता है वो कुछ अपने माउथ से कुछ ऐसा लिक्विड रिलीज करता है जो उसके एग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो वास्तव में क्या होता है, और सूखने से बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, उसको सूखने से उसको बचाने की ये कोशिश करता है, ठीक है, दूसरे एनिमल से भी बचाने में ये हेल्प करता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एडॉप्टेशन, हम बहुत सारी बातें करेंगे आगे इसके ऊपर। तो कई ऐसे एडॉप्टेशन होते हैं जो जीवित जीवों को सफल बनाने में रोल प्ले करते हैं। दे में बी बिहेवियरल एडॉप्टेशन, दे में बी फंक्शनल एडॉप्टेशन या फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन, दे में बी मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन, ठीक है। These special features have evolved over a long period of time। अब देखिए एडॉप्टेशन ओवरनाइट नहीं होता है। एडॉप्टेशन जो है धीमे धीमे क्या होता है, देखो बेटा एडॉप्टेशन का जो चाबी छिपा है ना, जो की है वो कहां छिपा है, वो छिपा हुआ नेचुरल सिलेक्शन में, ठीक है। जो भी जीवित जीव होते हैं जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं वो सभी एक समान नहीं होते हैं, कुछ में कुछ आपको वेरिएशन देखने मिलेंगे, और जिन जीवित जीवों के अंदर वेरिएशन उस तरह के होंगे जो उनको उस पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरनमेंट में, उस पर्यावरण की अवस्थाओं में जीवित रहने में हेल्प करेंगे, वे जीवित जीव बच जाएंगे, बाकी दूसरे हट जाएंगे, फिर उनकी पॉपुलेशन तैयार होगी, उनमें से बेहतर निकलेगा। तो एक प्रकार से नेचुरल सिलेक्शन हुआ और यही आगे चल के इवोल्यूशन का आधार ही बनता है। तो एडॉप्टेशन जो है उसने कई वैरायटी वाले एनिमल्स को भी इवॉल्व होने में रोल प्ले किया उसने। तो मैंने क्या कहा आपसे कि स्पेशल फीचर जो इवॉल्व होते हैं वो एक लंबी समय अवधि में होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। मैंने कहा ना यहां पर नेचुरल सिलेक्शन रोल प्ले करता है, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है कि कोई एक जगह पर जो है एनिमल्स को अधिक टेम्परेचर का सामना करना पड़ रहा है, और उस एनिमल की वहां पे मान लीजिए कि 100 संतानों का जन्म हुआ, 100 ऑफस्प्रिंग वहां प्रेजेंट है, 100 में से 10 ऑफस्प्रिंग ऐसी है जो हाई टेम्परेचर में आसानी से रह पा रही है और रिप्रोड्यूस कर पा रही है, 90 नहीं कर पा रही है तो वो हट जाएंगी, सस्पेंड माइग्रेट की जो भी वो हट जाएंगे। 10 जो है वो सफल है तो अपने से बच्चों को अधिक प्रोड्यूस करेंगे, वो उनके बच्चों में से अधिकांश बच्चे आप हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। ऐसे करके कुछ जनरेशन के बाद क्या होगा, एक ऐसी पॉपुलेशन बन जाएगी जो उस लोकल क्लाइमेट के लिए एडॉप्टेड होगी, ठीक है। द अल्टीमेट एम इज टू सीक फूड एंड स्पेस द ऑर्गेनिज्म नीड फॉर देयर सर्वाइवल के। तो कुल मिलाकर एडॉप्टेशन का पर्पस ये है कि वो जिस भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, जिस भी इन्वायरमेंटल, नॉट क्लाइमेटिक, जिस भी इन्वायरमेंटल सेट ऑफ कंडीशन बोलना चाहिए, कायदे में वर्ड यूज करना चाहिए हमको, इन्वायरमेंटल सेट ऑफ कंडीशन के। तो जो सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन जहां पर भी जीवित जीव प्रेजेंट है वहां उसका पर्पस यही है कि उसको भोजन मिल सके, रहने को जगह मिल सके और वो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। The adaptive trait provide mechanism for many organisms to live and thrive in different type of ecosystem and habitat। देखिए आज कोई जीवित जीव समुद्र के अंदर रह पाता है, कोई तालाब के अंदर रह पाता है, कोई जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रह पा रहा है, कोई टुंड्रा में रह पा रहा है, टेगा में रह पा रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो पॉपुलेशन चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, वो उस पर्टिकुलर जगह के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर चुकी है, इसलिए वो वहां पर रह पा रही है, ठीक है। अब एक बड़ा अच्छा टर्म आता है बेटा फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी एंड इकोटाइप। ये सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, आपको बता दूं मैं, लेकिन बेटा ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक है कमांडोस, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। अब क्या मतलब होता है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है आईएमपी, ठीक है। The phenotype of organisms show variations due to differences in their environmental condition within the local habitat। देखिए एक लोकल हैबिटेट में यहां पे जीवित जीव रहता है, उसकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। जिससे मैंने आपसे कहा ना, हम ह्यूमन पॉपुलेशन का एग्जांपल लें भाई, जो लोग अफ्रीका में रह रहे हैं वो हाई टेम्परेचर गर्मी का सामना करना ही पड़ेगा उनको। आप चलिए अफ्रीका क्यों जाए, हम इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में गर्मी अधिक पड़ती है, आप देखेंगे कि लोगों का कॉम्प्लेक्शन कंपैरेटिवली डार्क होता है। देखिए एक बात और क्लियर कर दूं कि डार्क और फेयर कॉम्प्लेक्शन जस्ट बाय द इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण होता है। इसका कोई सुपीरियर है कोई सुपीरियर नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगाया है फेयरनेस क्रीम के एड पर, कि आप ऐसा दिखाते विज्ञापन कि फेयरनेस क्रीम लगाओगे तो आप हैंडसम बन जाओगे, फेयर एंड हैंडसम बन जाओगे, लोग आपको पूछने लगेंगे, ठीक है। आप जिनकी मैरिज नहीं हो रही उन लड़कियों की मैरिज हो जाएगी, कि ये गलत कॉन्सेप्ट है, एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। और पूरी दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को जो है वो
बड़ी हीन दृष्टि से, बड़े ही बैकवर्ड कॉन्सेप्ट के रूप में माना जाता है। गवर्नमेंट की आंखें खोली, समझ में आया कि नहीं इस तरह के विज्ञापन बैन है, इसलिए जितने भी आप देखेंगे, जितनी भी क्रीम जो है, फेयर एंड लवली, फेयरनेस क्रीम, फेयर एंड हैंडसम क्रीम, सारी क्रीमें जो है वो उनके विज्ञापनों के ऊपर बैन लगा दिया गया है कि आप ये गोरा और काले की बात नहीं करेंगे, नस्ल भेद की बात नहीं करेंगे, आपके आप रंग भेद की बात नहीं करेंगे, आपके नस्ल तो अलग चीज हो गया, निग्रो और यूरोपियन की बात करेंगे, हम ये रंग कि कलर के आधार पर व्यक्ति को जज करना एकदम ही गलत है। वो व्हाट इज शो सेस के यदि कोई कश्मीरी व्यक्ति फेयर है तो इसका मतलब ये कि उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन वैसा था कि जहां पर लो टेम्परेचर प्रेजेंट है तो वहां पर बॉडी को अधिक मेलानिन पिगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज फेयर, बट इट इज नॉट रिलेटेड विद एनी काइंड ऑफ ब्यूटी से आप जुड़े, आपका परसेप्शन है। आप देखिए अभी मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होते हैं, आप देखिए बताइए मेरे को कि उसमें क्या कोई रंग देख के जीत रहा है, आप देख लीजिए। फिर जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसका सिंपल सा मतलब ये कि डार्क कॉम्प्लेक्शन इसलिए है क्योंकि वहां पर जिस एनवायरमेंटल कंडीशन को वो बिलोंग करता है वहां पे हाई टेम्परेचर है, हाईलाइट इंटेंसिटी है, द बॉडी नीड्स मोर मेलानिन पिगमेंट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, और वह इंफॉर्मेशन जीन्स के अंदर आ चुकी है धीमे धीमे, इसलिए बच्चे भी डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है स्किन कलर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना बेटा। तो होता क्या है बेटा कि कोई भी जो भी लोकल हैबिटेट है उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं उसके चलते पॉपुलेशन के आपको थोड़े थोड़े कैरेक्टर आपको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं कि सच वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल कंडीशन ऑफ द हैबिटेट इज कॉल्ड द फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी के। अब देखिए ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, मैंने आपसे कहा ना कि एक व्यक्ति जो साउथ इंडिया में रहता है, एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में रहता है, एक व्यक्ति जो पंजाब में रहता है, एक व्यक्ति जो कश्मीर में रहता है, चारों साथ में, तो चारों में आप समझ गए कि भाई सबसे अधिक फेयर कॉम्प्लेक्शन कश्मीर वाले व्यक्ति का हो सकता है, नंबर 2 पे पंजाबी व्यक्ति का हो सकता है, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश वाले व्यक्ति का, और नंबर 4 पे साउथ इंडिया के व्यक्ति का हो सकता है। ठीक है, चारों के आप देखेंगे इंडिया में भी कि आपको ज्योग्राफिकल रीजन आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, आपको टेम्परेचर वेरिएशन वहां पर दिखाई पड़ेंगे, आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो लैटिट्यूड से भी जुड़ा हुआ है और ये लोकल रीजनल क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। चारों के चारों पॉपुलेशन इंटर फर्टाइल है कि भाई कश्मीरी व्यक्ति का विवाह जो है वो साउथ इंडियन व्यक्ति से हो सकता है, साउथ इंडियन व्यक्ति का विवाह जो है वो पंजाबी से, मतलब कोई भी किसी से मैरिज कर सकता है, कोई भी जो है वो, क्योंकि पॉपुलेशन और इंटर फर्टाइल पॉपुलेशन है ये। तो ये जो अंतर था ये कहलाता है फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कि फिनोटाइप के अंदर आपको प्रत्यास्था प्लास्टिसिटी देखने मिल रही है, वेरिएशन देखने मिल रहे हैं जो लोकल प्रिविलेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण है। ये अलग अलग स्पीसीज नहीं है, ये एक ही स्पीसीज के अलग अलग आपको जो है वो फिनोटाइपिक फॉर्म देखने मिलते हैं। ठीक है, देखिए यदि अब आप देखिए कि कैसे एक ग्राफ क्या शो करता है, ये ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, शो करता है कि यदि इन्वायरमेंटल कंडीशन, यदि प्लास्टिसिटी ना हो, ठीक है, यदि फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी की बात ही ना हो कि पॉपुलेशन में फिनोटाइप को चेंज करने की क्षमता ना हो, तो आप देख रहे हैं पहला ग्राफ शो करता है आपको कि 3 अलग अलग जो है वो ट्रेट कैरेक्टर के इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो एक तरफ इन्वायरमेंट दे रखा है मैंने एक एक्सेस पे, वाई एक्सेस में मैंने ट्रेट दे रखा है, तो आप देख रहे हैं तीनों कैरेक्टर जो है वो अलग अलग मेंटेन है इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग के। लेकिन जब प्लास्टिसिटी की बात आई यहां पे तो क्या हो रहा है कि कैरेक्टर जो है वो अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, यानी एक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के चलते क्या होता है कि यदि प्लास्टिसिटी होगी तो कैरेक्टर अपने आप को मर्ज करेंगे, कैरेक्टर अपने अंदर वेरिएशन करेंगे। तो देखिए जहां प्लास्टिसिटी नहीं है वहां पर देयर इज नो वेरिएशन, यहां पे कोई परिवर्तन देखने नहीं मिलेगा। और जब वेरिएशन नहीं होगा तो नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होगा, और जब नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तो एडॉप्टेशन भी नहीं होगा। ठीक है, जहां प्लास्टिसिटी होगी वहां पर वेरिएशन देखने मिलेंगे और कैरेक्टर अपने आप को जो है वो मोल्ड करेगा, जो भी ट्रेट है कैरेक्टर है वो अपने आप को मोल्ड करेगा, और मोल्ड करने के बाद क्या होगा कि वो कैरेक्टर जो है उसमें आपको नए नए फीचर देखने मिलेंगे। मैंने आपसे कहा कि हाईली वेरिएबल प्लास्टिसिटी, देखिए तीसरा ग्राफ देखिए, स्ट्रॉन्ग जीनोटाइप बाय एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। अब क्या हुआ, धीमे धीमे प्लास्टिसिटी के कारण क्या हुआ कि यहां पे आप देख रहे हैं कि एक जीव ऐसा मिला जो इस एनवायरमेंटल कंडीशन में बेहतर सर्वाइव कर रहा है। तो होता क्या है कि प्लास्टिसिटी के चलते नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। भाई देखिए ना कि ह्यूमन बीइंग्स की हम बात करें तो हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या एक जैसा है, हम यदि नॉर्थ में भी रहते हैं तो हम सब लोग का बॉडी कॉम्प्लेक्शन अलग अलग है। इसमें जीनोटाइप का इंपॉर्टेंट रोल है, जीन्स का रोल इंपॉर्टेंट रोल है।
ठीक है। लेकिन इन्वायरमेंट के चल, मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति जो है, एक जीवित जीव होता है, उसके अंदर भी जो एलिल्स होते हैं वो भी नेचुरल इन्वायरमेंटल फैक्टर के इन्फ्लुएंस में डेवलप होते हैं, ठीक है। शुरुआत में केवल एक डोमिनेंट एलील ही होता है, उसके बाद उसके अंदर म्यूटेशन होने पर फिर रेसेसिव एलील प्रोड्यूस होते हैं। कोई भी जीव जो है वो नेचर और नर्चर का ही एक परिणाम होता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये बात एक बात हमको समझ में आई कि जो जीवित जीव होते हैं जब वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन का सामना करते हैं तो उनमें अलग अलग प्रकार से कैरेक्टर्स अपने आप को मोल्ड करते हैं और इसे हम फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। देखिए आप ना, फॉर एग्जांपल हम यहां पे देख रहे हैं कि एक प्लांट है, के तो प्लांट को हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक प्लांट है वो हाई CO2 इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा, जहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में, तो आप देख रहे हो कि उसकी लीफ में आपको स्टोमेटा के नंबर कम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कम स्टोमेटा से वो अधिक CO2 को अंदर ले पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन वहां पर हायर साइड है। हाई CO2 इन्वायरमेंट में कम स्टोमेटा से ही काम चल जाएगा, लो स्टोमेटा इंटेंसिटी से ही काम चल जाएगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हो लो CO2 इन्वायरमेंट होगा तो वहां पर क्या होगा कि आपको मोर अधिक एयर अंदर लेनी पड़ेगी स्टोमेटा के थ्रू, अधिक CO2 को अंदर लेना पड़ेगा, तो वहां पर हाई स्टोमेटा डेंसिटी देखने मिल रहा है आपको। इसका मतलब ये कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसने प्लांट पर अफेक्ट डाला। जो प्लांट हाई CO2 इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो लो स्टोमेटा डेंसिटी पर भी काम चला लेते हैं, और जो लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट रह रहे होते हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, उन प्लांट में स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। देखिए ये क्या है, ये भी फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी है, ठीक है। देखिए ना, तो एक सिंगल जीनोटाइप था, है ना बेटा, इन्वायरमेंट ए इन्वायरमेंट बी, आप देख रहे हैं कि उसके चलते फिर उसी जीनोटाइप में आपको फिनोटाइप में फर्क देखने मिल रहा है, फिनोटाइप ए देखने मिल रहा है, फिनोटाइप बी देखने मिल रहा है, और यही फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी है, ठीक है। परिवर्तन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, यूजली स्पीसीज हैविंग ए वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व जेनेटिकली अडॉप्टेड लोकल पॉपुलेशन। से हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, हमके कई सारे एनिमल की हम बात करें, तो क्या हुआ बेटा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो जिन प्रजातियों का, जिन स्पीसीज का वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनकी कई सारी लोकल पॉपुलेशन बन जाती है जो दूसरी पॉपुलेशन से अलग दिखाई पड़ती है। मैंने कहा आपसे कि आपको निग्रो पॉपुलेशन अलग दिखाई पड़ेगी, यूरोपियन पॉपुलेशन अलग दिखाई पड़ेगी, एशियाई पॉपुलेशन आपको अलग दिखाई पड़ेगी, चाइनीज व्यक्ति आपको अलग दिखाई पड़ेंगे, जापानीज अलग दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, हिंदुस्तानी इंडियंस अलग दिखाई पड़ेंगे आपको, जो अफगान के लोग हैं वो आपको अलग दिखाई पड़ेंगे, है ना, सबका बिल्ट अलग अलग है। तो जेनेटिकली अडॉप्टेड लोकल पॉपुलेशन बन जाती है बेटा, इनको हम बोलते हैं इकोटाइप्स बोलते हैं, ठीक है। Ecotype is very important term, IMP बेटा के। Ecotype differ from each other on the basis of the morphological and physiological characters के। Ecotype जो है वो एक दूसरे से morphological और फिजिकल कैरेक्टर में बेटा अलग अलग होती है, ठीक है, डिफर करती है, ठीक है। याद रखिएगा ये इकोटाइप जो होते हैं वो जेनेटिकली डिफर करते हैं, लेकिन ये इंटरफर्टाइल होते हैं। मैंने कहा ना ह्यूमन बींग्स भी जो है पॉपुलेशन मैरी कर सकते हैं। भाई अफगान का जो व्यक्ति है, अफगानी व्यक्ति की मैरिज जो है वो यूरोपियन व्यक्ति से क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है, फर्टाइल होंगे, बच्चे भी होंगे उनके, और फर्टिलिटी भी नॉर्मल रहेगा उनका। तो ये पॉपुलेशन जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट है, लेकिन ये अलग स्पीसीज नहीं है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, ये एसर्सन रीजन में भी क्वेश्चन आते हैं, और देखो ये कोई नहीं जानता है कि नीट के एग्जाम में चूंकि एम्स मर्ज होने से ऐसा देंगे या नहीं देंगे, वो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए हमको, ठीक है। इकोटाइप जो होते हैं बेटा, ये एक प्रजाति के इकोटाइप जेनेटिकली डिफर करते हैं, लेकिन वो इंटरफर्टाइल होते हैं। इकोटाइप कॉमनली हमको प्लांट्स में और ससाइल एनिमल्स में बड़े कॉमनली आपको देखने मिलते हैं। वेरी कॉमनली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड दी ससाइल एनिमल, जो मूव नहीं कर सकते उन एनिमल में आपको ज्यादा देखने मिलते हैं, ठीक है। देखिए दिस इज ऑल्सो इकोटाइप के, हम देख रहे हैं ये भी इकोटाइप को ये शो कर रहा है, आप देखिए, है ना। एक ही प्लांट है, चार अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन का सामना कर रहा है, चार अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में है ये, और आप देखिए उसके अंदर आपको पत्तियों का लीफ का शेप देखिए, डेंसिटी देखिए उसका, आपके अलग अलग आपको दिखाई पड़ रहा है। ये चार अलग अलग इकोटाइप हैं, जेनेटिकली डिफरेंट है। फिर देखिए आप स्कॉटलैंड में हम देख रहे हैं कि जो आपकी वेल है उसका हम जो इकोटाइप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो सील फिश को हम इकोटाइप देख रहे हैं। तो सील फिश में आपको जो दिखाई पड़ रहा है कि जो है नॉर्थ अटलांटिक टाइप अलग है, नॉर्थ अटलांटिक टाइप 1 अलग है, टाइप 2 इसका अलग है के, और दोनों टाइप जो है होते हैं वो डाइट के अकॉर्डिंग अलग है। जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक टाइप 1 जो है दे आर जनरलाइज्ड फीडर, डाइट कंसिस्ट ऑफ सील एंड फिश के। ये मुझे लगता है ये वेल है बेटा, इसमें सील गलत बोल रहा हूँ उसको, एक मिनट देख लेता हूँ क्या लिखा है इसमें,
है ना, ऐसे पहचानना मेरे लिए, ठीक है। चलिए वेल, ये वेल ही बेटा ये, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि आप देख रहे हैं कि इसमें इसकी डाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो हमने क्या कहा, नॉर्थ अटलांटिक टाइप 1 जो है उसका डाइट अलग है, नॉर्थ अटलांटिक टाइप 2 का डाइट अलग है, ठीक है। तो डाइट के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेती है। और बेहतर हम देखते हैं इसको, देखिए किलर वेल्स, सब वेल के, क्योंकि मैं देख के समझ गया था कि वेल वेल होना चाहिए, कि कंफ्यूज कर दिया स्टेटमेंट ने, ठीक है। वेल क्या हम देख रहे हैं कि जो किलर वेल है इसको आप देख रहे हैं, तो वेल जो है वो मैमल्स होता है, याद रखिएगा। किलर वेल जो है इसमें आप देख रहे हैं कि जो नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर की है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की है, डाइट के अकॉर्डिंग, उनके लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरह की दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सब जो है, ये सब जो भी इनमें वेरिएशन दिखाई पड़ रहे हैं, ये अलग अलग इको टाइप को बतलाते हैं, अलग अलग इको टाइप को ये बतलाते हैं। तो इनके कई सारे इको टाइप होते हैं, कई सारे इनके फॉर्म होते हैं। तो ये क्या है बेटा, जेनेटिकली एडॉप्टेड पॉपुलेशन है, जेनेटिकली जो है डिफरेंट पॉपुलेशन होती है, जो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन का सामना कर रही होती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है एडॉप्टेशन के बारे में, तो अब एनसीईआरटी पर आते हैं। क्या अभी तक हमने जितनी बातें की हमने ये बियॉन्ड एनसीईआरटी बात की हमने, अब हम एनसीईआरटी के पॉइंट को देख लेते हैं। व्हाइल कंसिडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म फॉर कोपिंग विद द एक्सट्रीम ऑफ देयर एनवायरनमेंट, देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि एक जीवित जीव को जब एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है तो उसके पास कई सारे विकल्प हैं, ठीक है। और वो विकल्प क्या थे बेटा, रेगुलेट, कॉन्फर्म, माइग्रेट और सस्पेंड, ठीक है। We have seen that some are able to respond through physiological adjustment. हमने ये भी देखा है कुछ जीवित जीव जो है उन विकल्पों को चुनने की बजाय अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन करते हैं, ऐसा चेंज करते हैं कि वो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। while other do so behaviorally, कुछ जीवित जीव बॉडी के अंदर फिजिकल परिवर्तन करते हैं और कुछ जीवित जीव अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं ताकि वो लेस स्ट्रेसफुल रह पाए, वो के माइग्रेटिंग टेम्परली टू लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट के। These responses are actually their adaptation। क्या कहा इसमें, क्या हुआ, कहा यह गया इसमें कि दरअसल क्या होता है बेटा, दो पॉसिबिलिटी के मैंने कहा ना, जब कभी जो है जीवित जीवों को एडवर्स कंडीशन का, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, तो नंबर एक ये रिस्पॉन्ड करती है। कई जीव ऐसे जीव होते हैं जो कि उन विकल्पों को चुनने की बजाय, जिसमें कि विकल्प क्या थे, रेगुलेट करना, कन्फर्म करना, माइग्रेट करना, सस्पेंड करना, उसकी बजाय ये अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं फिजियोलॉजी में, जिससे कि वो वहां पे रह सकें। तो ये क्या परिवर्तन, ये चेंजेस क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, ये एडॉप्टेशन होते हैं वो, ठीक है। कुछ जीवित जीव माइग्रेट भी कर जाते हैं। सो वी कैन से दैट एडॉप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। देखिए बड़ा अच्छा लिखा है एनसीईआरटी में। हम कह सकते हैं कि एडॉप्टेशन या अनुकूलन में कोई भी वो तरीका शामिल होगा जीव का, एडॉप्टेशन या अनुकूलन में कोई भी वो तरीका जो जीव अपनाता है, ध्यान से बात सुनिए, एडॉप्टेशन या अनुकूलन में कोई भी वो तरीका जो एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट अपनाता है, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो उसका एडॉप्टेशन होता है। वो चाहे मॉर्फोलॉजिकल फीचर में चेंज हो, चाहे फिजियोलॉजी के अंदर चेंज हो, चाहे बिहेवियर के अंदर चेंज हो। Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed। के कई सारे ने हम इवोल्यूशन के दौरान देखें, जैव विकास के दौरान देखें, तो कई सारे एडॉप्टेशन जो है वो इवॉल्व हुए हैं और अब पॉपुलेशन में वो वेल स्टेब्लिश हो चुके हैं, ऑलरेडी जेनेटिकली प्रेजेंट भी हो गए हैं, ठीक है। देखिए अब इसी का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कंगारू रेट। ये क्या है बेटा, ये है कंगारू रेट, ठीक है। ये अपने पूरे जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता, ठीक है, नेवर ड्रिंक वाटर, ठीक है। और इसका जो वाटर का जो लॉस है इसकी बॉडी से वो बड़ा कम होता है। ये एक्सट्रीम डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करने वाले एनिमल में से एक है, जो क्या है, एक तरह का एडॉप्टेशन है। देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, in the absence of external source of water, the kangaroo rat in North American desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation, in which water is the byproduct। देखिए क्या करता है, बाहर से कोई पानी को नहीं लेता है, और हमको मालूम है कि जब रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो मेटाबॉलिक वाटर होता है, ये उसी मेटाबॉलिक वाटर का इस्तेमाल करता है और उससे अपने आप को जीवित रखता है, ठीक है। तो अलग से वाटर लेने की रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती। ये है कंगारू रेट।
इट ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, इसका यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है, इससे वाटर का लॉस बॉडी से काफी कम होता है, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को जो है इस प्रकार बाहर निकालता है कि वाटर का लॉस कम से कम हो। तो ये कंगारू रेट का एडॉप्टेशन है डेजर्ट में रहने के लिए। कंगारू रेट कहां मिलता है आपको? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में आपको कंगारू रेट देखने मिलते हैं, ठीक है। फिर हम जीरोफाइट देख रहे हैं, इनमें भी क्या हुआ, इनमें भी जो लीफ जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गया है ना बेटा, जिससे कि वाटर का लॉस कम से कम हो। देखिए मैनी डेजर्ट प्लांट हैव थिक क्यूटिकल, मोटा क्यूटिकल लेयर होता है जिससे वाटर का लॉस कम से कम हो। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है, ठीक है। देयर लीफ सरफेस, ऑन देयर लीफ सरफेस में थिक क्यूटिकल होता है एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट्स, इनके स्टोमेटा धसे हुए होते हैं। संकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, ये सब जीरोफिटिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे इनमें स्पेशल टाइप का फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है, सीएम के क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस में, और मैंने बताया हुआ आपको कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में स्टोमेटा रात में खुलते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें स्कोटो एक्टिव, इनमें स्कोटो एक्टिव ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। स्कोटो एक्टिव ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में स्टोमेटा रात में खुलते हैं, रात में ये CO2 को स्टोर करते हैं ऑर्गेनिक एसिड के रूप में, और दिन में उस CO2 का इस्तेमाल करते हैं ये फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। कुछ डेजर्ट प्लांट जैसे कि ओपुंशिया में पत्तियां नहीं होती हैं, ये स्पाइन में कांटों में कन्वर्ट हो गई होती हैं, और फोटोसिंथेटिक फंक्शन जो है वो फ्लैट स्टेम के थ्रू होता है, और इन्हें क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी में, इसको हम फाइलोक्लेड कहते हैं, इसको हम, ठीक है, पढ़ा हुआ ऑलरेडी हमने। ये सब क्या है बेटा, ये सब एडॉप्टेशन ही तो है, ठीक। फिर आप देखिए गौर से, आपके सामने जो है वो आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस पजल, मुझे इस पजल को सॉल्व करने में मदद कीजिए। बताइए एनिमल नंबर ए, बी और सी, ठीक है, 3 एनिमल है और 3 मेरे पास विकल्प हैं। 1 मतलब 1 हो गया है ये एशिया, ठीक है। 2 हो गया है ये यूरोप, और 3 हो गया है रशिया, ठीक है, ठीक है, रशिया है ना। हमने एक ऐसे ऑप्शन दिया आपको 3 मैंने आपको। आप बताइए इन तीनों में से एशिया का, मैं टेम्परेचर बता दूं, एशिया का टेम्परेचर जो है वो 30 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है। यूरोप का टेम्परेचर मैंने कहा आपसे कि ये जो है 15 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है। रशिया का टेम्परेचर मैंने आपसे कहा ये 0 से लेके जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ऐसा मैंने कहा, ठीक है। बताइए मुझे ए, बी और सी, इन तीनों को आप 1 2 3 से मैच कीजिए कि ए के लिए 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है, बी के लिए 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है, कि सी के लिए जो है वो 1 2 3 के मैच कीजिए। मैच दी कॉलम समझ लीजिए आप इसको, कि 3 इमेज 3 आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या आधार पे मैच कर सकते हैं इसको? अरे सोचो यार, आंसर दो, आंसर दीजिए, मैच कीजिए एबीसी को 1 2 3 से। मैंने आपसे कहा था कि जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं जैसे कान, ठीक है, दे आर दी पॉइंट ऑफ हीट लूज, ये हीट लूज करने के पॉइंट होते हैं, ठीक है। जो ठंडे स्थान में जीव रहेगा उसके कान छोटे होंगे, ये मैंने आपको बताया था, एंड दिस इज दी एलेंस रूल, याद है मैंने कहा था एलेंस रूल के, कि एलेंस रूल कहता है कि जो ठंडे कोल्डर जोन में जो जीव मिलेंगे उनके एक्सट्रीमिटीज छोटे होंगे। मतलब नंबर सी जो है इट इज, ये सी जो है मैच करता है किससे? रशिया से। बी मैच करता है यूरोप से, ए मैच करता है एशिया से, के हाई टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, है ना मजेदार। देखिए आप, है ना, पोलर बियर के ईयर देखिए आप, छोटे साइज के, इसके एक्सट्रीमिटी छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। देखिए अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस, दिस इज कॉल्ड एलेंस रूल, ठीक है, एनसीईआरटी में। वेरी वेरी आईएमपी, ठीक। जो कोल्डर जो क्लाइमेट के जो मैमल्स होते हैं उनके कान छोटे होते हैं, हाथ पैर छोटे होते हैं उनके, क्योंकि ये एक्सट्रीमिटीज हैं, ये सेंटर फॉर हीट लूज पॉइंट को जो है सेंटर होते हैं, ये पॉइंट होते हैं, यहां से हीट लूज होती है, तो इनको अपनी हीट को प्रिजर्व करना होता है, इसलिए एक्सट्रीमिटी छोटे साइज के होते हैं। इन द पोलर सीज एक्वाटिक मैमल्स, जैसे सील होता है, दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट ब्लबर बिलो देयर स्किन व्हिच एक्ट एज इंसुलेटर एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी हीट के। तो जो
ध्रुवीय समुद्र है, से हमने कहा आर्कटिक सर्कल के पास जो समुद्र का हिस्सा है, जो अंटार्कटिका के पास में समुद्र का हिस्सा है, उस वाटर में जो जो आपको एक्वाटिक सील आपको जो है वो एक्वाटिक मैमल सील देखने मिलेगी, उसमें बड़ा सारा फेट बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है और ब्लबर के रूप में, और ये एक प्रकार से इंसुलेटर के समान काम करता है। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म possess adaptation that are physiological which allow them to respond quickly to the stressful condition। कुछ जीवों में फिजिकल एडाप्टेशन आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इफ यू हैड एवर बीन एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस, जैसे कि हमने कहा रोहतांग पास है 3,500 मीटर की ऊंचाई पर, तकरीबन 10,000 फीट से ऊपर है, 10,000 फीट से अबव 10,000 फीट है। ठीक है, मनाली और लेह के बीच में मैंने आपको बताया। ठीक है, यहां पर आपको एल्टीट्यूड सिकनेस आपको देखने मिलेगा। ठीक है, एंड मैंने आपको जो एग्जांपल अपना देखा वही देखो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस ऊंचाई पर पहुंचेंगे, लेह लद्दाख आप पहुंचेंगे, आपको लगेगा कि आपका हार्ट का बीट बढ़ गया है, धक 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 धक। आपको बता दूं मैं कि मैं जो है रोहतांग पास गया मैं, तो माय ब्लड प्रेशर शूट्स लाइक एनीथिंग। मेरा बीपी जो है वो बढ़कर हो गया था, ब्लड मेरा खुद का ब्लड, मतलब मैं नॉर्मल रहता है मेरा बीपी के, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़कर हो गया था वहां पर 180 120। ठीक है, एंड दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेडिकल अर्जेंसी। इमीडिएटली मुझे जो है वहां पर कुछ मेडिसिन, कुछ जो ऐसी मेडिसिन होती है जो हमको, कुछ डाययूरेटिक मेडिसिन होती है, कुछ जो है वो ऐसी मेडिसिन होती है जो कार्बोनिक एनहाइड्रस वाली मेडिसिन होती है, उनको मैंने लिया वहां पर, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं एक दिन के लिए नीचे जाऊंगा बैठ के। मैं फिर डिसेंड किया वहां से, एक दिन जब नीचे रहा, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे बीपी नॉर्मलाइज हुआ, तब मैं ऊपर गया, तब जाके वो बॉडी सेट कर पाई अपने आप। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे अचानक से आप किसी ऊंची जगह पे पहुंच जाए ना, तो उसके सिम्टम होते हैं कि आपको नॉजिया, वोमिटिंग की फील होती है। आप देखेंगे कई लोग जो मनाली जाते हैं, कई लोग मनाली जाते हैं ना, तो वो गाड़ी से पड़ेंगे तो चक्कर आने लगेगा, उनको चक्कर आने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, वॉमिटिंग होने लगेगी। ठीक है, पहुंचने के बाद थका हुआ लगेगा, ये सारे सिम्टम होते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस के। इनफैक्ट इंडियन आर्मी का एक स्टेशन जो है वो 17,586 फुट ऊंचाई पर है। एग्जैक्ट जगह मैं भूल रहा हूं, पर इंडियन आर्मी का एक जो है वो 5,360 मीटर ऊंचाई पर जो है वो एक सेटअप है वहां पे। तो वहां पे देखिए वार्निंग का बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है यू आर एट 17,586 फीट। आप कहां पर हैं? 17,586 फीट की ऊंचाई पर हैं। यू आर एट द एल्टीट्यूड ऑफ द 5,360 मीटर के। देखिए क्या लिखा है, डू नॉट एग्जर्ट, अपने आप को थकाइए मत, मेहनत वाला काम मत कीजिए। ट्राई नॉट टू स्पेंड मोर देन 20 मिनट हियर, 20 मिनट से ज्यादा मत रुको, यहां पे चले जाओ। ठीक है, रिफ्रेंस फ्रॉम स्मोकिंग, सिगरेट मत पीना यहां पर। ठीक है, क्योंकि आप वैसी आप सांस लेने में दिक्कत है यहां पे। इन केस ऑफ ब्रेथलेसनेस एंड और चेस्ट पेन, सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। यदि आपको चेस्ट पेन होता है, दर्द होता है छाती में, आपको अब सांस लेने में तकलीफ होती है, तुरंत मेडिकल अटेंशन लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो नॉर्मल से अधिक काम कर रहा होगा, तो दैट विल बी पॉसिबिलिटी कि हार्ट जो है वो सडनली स्टॉप भी कर जाए। ठीक है, प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम सनलाइट एंड बाय वेयरिंग गॉगल्स। ठीक है, सनलाइट से बचने के लिए गॉगल्स पहनिए, क्योंकि हाई वहां पे लाइट इंटेंसिटी भी अधिक होती है। आप देखिए ये आर्मी का बोर्ड लगा हुआ है, इंडियन आर्मी का। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल की बात करें हम, तो जैसे जैसे पहाड़ पर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल में जो है वो आपको कमी आने लगेगी। जो ऑक्सीजन का लेवल 100% हमारे 100% मतलब देखो, जो ऑक्सीजन है वो तो हमें मालूम है कि हमारे एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन जो 21% ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए सब कुछ ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन का 100% लेवल है हमारे लिए। ठीक है, तो वो जैसे से आप ऊंचाई पे जाओगे ना तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। मतलब ये है कि आप तकरीबन आप जो है वो 10,000 फीट 10,000 फीट की ऊंचाई पर होते हो, तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो ग्राउंड लेवल की ऑक्सीजन का 1/3 रह जाती है, 32%। मतलब जो ऑक्सीजन ग्राउंड लेवल पर है, सी लेवल पर है, उसका केवल आपको 1/3 ऑक्सीजन मिलेगा आपको 10,000 फीट की ऊंचाई पर के। कोई भी नॉट 10,000, इट इज 30,000 के 10,000 मीटर बोलना चाहिए इसको कायदे में। 10,000 मीटर मतलब 30,000 फीट के आसपास की बात के 30,000 फीट मतलब 10,000 मीटर की बात करें तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल से जो है वो 1/3 कम हो जाता है, 1/3 तक रह जाता है। ठीक, साइंस एंड सिम्टम ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस के साइंस सिम्टम क्या होते हैं? देखिए, इन नॉर्मल साइन जिनको लेके चिंता नहीं करनी है कि वो होता है कि आपका ब्रीथिंग बढ़ गया है, थोड़ा सांस लेने में आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, शॉर्ट हो गई सांस आपकी, बार बार सांस लेने की स्पीड बढ़ गई है कि ठीक, कई बार इरेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न हो गया है कि, और रात में नींद नहीं आ रही है, आपको यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ये नॉर्मल है के। लेकिन जब ऐसे आपको लगता है कि बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, थकान आ रही है, सिर दुख रहा है, चक्कर आने लगा है, सोने में बड़ी दिक्कत जा रही है, सो ही नहीं पा रहे हैं, तो ये कॉशन के मतलब ये अलर्ट करने वाले सिम्टम है के। लेकिन सडनली व्यक्ति जो है वो अनकॉन्शियस हो गया है, वो
बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया है, बोलने में दिक्कत जा रही है, दिखाई देने में दिक्कत जा रही है उसको, ठीक है, हार्ट बीट कई गुना बढ़ चुकी है, एक्सट्रीम फटीग हो रहा है, तो वो इमरजेंसी के सिम्टम में आता है। ठीक, तो देखिए हाउ डज द हाइट अफेक्ट, तो हाइट जितना आप ऊंचाई पर जाएंगे बॉडी को एक्लेमेटाइज होने में वक्त लगता है और बॉडी जो है वो सडनली जो है वो उस चेंजेस को जो है वो को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखिए इसमें कहा कि आप ऊंचाई पर जैसे बढ़ रहे हैं आपके तो हेडेक, नींद आना मुश्किल दिक्कत होता है, फिर सांस लेने में समस्या होने लगती है, बॉडी टेम्परेचर घटने लगता है, फिर इक्विलिब्रियम बिगड़ने लगता है। तो धीमे धीमे आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ेंगे बॉडी में कई सारे परिवर्तन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस मैं आपको जो है वो देखिए तीन तरह ने जो एल्टीट्यूड सिकनेस है उसकी भी तीन कैटेगरी मेडिकल के अकॉर्डिंग होती है, केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं आएगा, केवल जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रखिए। एक होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, एएमएस कहते हैं, एक होता है हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा, ब्रेन हेमरेज टाइप का था, दिमाग के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है, सेरेब्रल एडेमा। एक होता है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा, जो लंग्स में फ्लूइड भर जाता है। ये दोनों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसलिए जो है वो हमेशा अलर्ट जारी किया जाता है कि आपको जब भी घबराहट होने लगे अधिक ऊंचाई पर तो मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। ठीक है, दिस इज माई फोटोग्राफ की जो जब मैं ऊंचाई पर गया तब मैंने फिर वहां पर जो है अपना फोटोग्राफ भी लिया। इतना कष्ट जो है वो तमाम कष्ट को उठाते हुए इतनी ऊंचाई पर पहुंचे तो चलो एक फोटोग्राफ तो बनता है। ठीक है, और आपसे शेयर भी करते बनता है। ठीक है, चलिए, दिस इज बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लेमेटाइज एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस के। जब इस ऊंचाई पे कुछ दिन आप रहते हैं तो आपकी बॉडी धीमे धीमे उसको रिस्पॉन्ड करने लगती है और बॉडी जो है वो अब लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में से ही जो है वो अधिक ऑक्सीजन को रिसीव करने लगती है। उसके लिए पहले तो सांस आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका सांस का दर बढ़ जाएगा, लेकिन धीमे धीमे फिर आरबीसी कंटेंट बढ़ने लगेगा, हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ने लगेगा और बॉडी जो है वो अब ऑक्सीजन को जो है वो और अधिक फास्ट रेट में कंज्यूम करने लगेगी। बॉडी जो बाहर से ऑक्सीजन ले रहा है उसको वो बॉडी इफेक्टिवली कंज्यूम करने लगेगी। ठीक है, द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। यानी अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वो आपका ऑक्सीजन को जो मोस्ट ऑफ देने मैक्सिमम ऑक्सीजन आपकी जो लेके आएगा उसको वो अंदर रिलीज कर देगा, कहां पर, टिश्यू के पास जाकर। ठीक है, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि ऑक्सीजन कभी भी हीमोग्लोबिन से पूरा 100% रिलीज नहीं होता है, लेकिन जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से थोड़ा और अधिक रिलीज होने लगेगा, तो एफिनिटी बता हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए थोड़ी कम हो जाती है। मैनी ट्राइब लिव इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज, फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव हाई ब्लड। बिल्कुल सही बात है, जो ट्राइबल कम्युनिटी हिमालय पर ऊंचाई पर रह रही होती है उनका जो उनके अंदर आरबीसी काउंट आप करोगे नॉर्मल से आपको अधिक आरबीसी काउंट मिलेगा, हीमोग्लोबिन भी उनके अंदर आप नॉर्मल से अधिक आपको देखने मिलेगा, नॉर्मल व्यक्ति से अधिक देखने मिलेगा। ठीक है, in most animals the metabolic reactions and hence the all physical function proceed optimally at narrow temperature range. In human it is the 37 डिग्री सेल्सियस के। देखिए अधिकांश एनिमल जो होते हैं उनमें जो बॉडी का सबसे बेहतर कंडीशन है जिसमें कि व्यक्ति वो एनिमल या वो व्यक्ति सबसे बेहतर जो है वो अपना काम कर सकता है, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। अधिकांश जीवों के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज बड़ा नैरो होता है, बड़ा ऐसा नहीं होता है कि 0 से लेकर 100 हो गया, नैरो रेंज होता है, उसी में वो बेहतर परफॉर्म कर पाता है। ह्यूमंस के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द ऑप्टिमम रेंज। बट देयर आर माइक्रोब जैसे आर्कीबैक्टर की बात करें, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं। याद रखिए जो हाइड्रोथर्मल वेंट है, जो हाई टेम्परेचर वाले जो समुद्र के अंदर जो डीप ओशन में जो हाइड्रोथर्मल वेंट है, हाइपर थर्मल वेंट भी इनको कहते हैं, इनमें से जो है गर्म एकदम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर का वाटर यहाँ पर रहता है, ऑलमोस्ट वेपर्स के फॉर्म में वाटर यहाँ पर रहता है, वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो इसके अंदर काफी अधिक हीट होती है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी ये बैक्टीरिया टॉलरेट कर पाते हैं। ठीक है, और कैसे हमने बताया था आपको कि आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, वो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होती है। आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में आपको ब्रांच एंड लिपिड देखने मिलता है, उनके जो एंजाइम सिस्टम होते हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले होते हैं। ठीक है, Many fish thrive in Antarctic water where the temperature is always below zero के। कई मछलियां ऐसी होती है जो अंटार्कटिका के पानी में भी रह सकती है जहां पर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है।
हाउ दे मैनेज टू प्रिवेंट द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम फ्रीजिंग, कैसे बच पाती हैं के, याद रखिएगा इनके अंदर जो है वो आपको कुछ देयर आर सम केमिकल्स विच आर द एंटी फ्रीजिंग केमिकल्स नेचुरली जो बनते हैं वो इनके बॉडी में पाए जाते हैं इनके, और दे हैव हाई, इनके अंदर फैट भी स्टोर होता है जो एक इंसुलेटिंग लेयर के रूप में काम करता है, हीट लॉस को कम भी करता है। A large variety of marine invertebrate and fish live in great depth in the ocean where the pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience के। अब कई जो समुद्र की गहराई में, जो समुद्र की गहराई में जो कई एनिमल रहते हैं, कई मछलियां रहती हैं, वो आप देखेंगे वो अधिक प्रेशर को, जो अधिक जो प्रेशर है, देखिए समुद्र के अंदर जितना गहराई में आप जाएंगे ना उतना समुद्र का जो वाटर का जो लेवल है, समुद्र का जो पूरा वाटर है वो भी एक दबाव लगाता है, तो वो कई गुना अधिक है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर दबाव उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उसको भी टॉलरेट कर लेती है। उनका बॉडी का शेप इस तरह का होता है कि वो उस हाई प्रेशर को जो है वो टॉलरेट कर पाती है वो, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट शो द फैसिनेटिंग एरे ऑफ बायोकेमिकल एडॉप्टेशन। इनके अंदर कई लेवल है, अलग अलग, देखिए एडॉप्टेशन केवल जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपको बाहर शेप में ही देखने मिले, बॉडी फिजियोलॉजी के अंदर भी एडॉप्टेशन देखने मिलता है और केमिकल लेवल पर देखने मिलता है। जैसे कि एक होता है चैपेरॉन्स के, चैपेरॉन्स जो होते हैं ये हाई टेम्परेचर को सहन करने वाले प्रोटीन होते हैं इनके, ये वो प्रोटीन होते हैं जो कि नॉर्मल प्रोटीन को चारों ओर से कवर कर लेते हैं और हाई टेम्परेचर में नॉर्मल प्रोटीन को कोगुलेट होने से ये रोकते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू कोप विद द वेरिएशन इन देयर एनवायरनमेंट। कुछ जीव जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से जो वेरिएशन होते हैं उससे निपटने के लिए वो बिहेवियरल चेंजेस को शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था डेजर्ट लिजार्ड, छिपकलियां होती है मरुस्थल में, दे लेक फिजिकल एबिलिटी दैट मैमल्स हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट, क्योंकि देखो लिजार्ड है रेप्टाइल्स है, तो इनमें ये कोल्ड ब्लड है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? कोल्ड ब्लड के एनिमल होते हैं, ये बाहर के इन्वायरमेंटल फैक्टर को के चलते अपनी बॉडी को अफेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम हैं, यदि हम मरुस्थल में रहेंगे तो हम स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, पर ये नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये बिहेवियर में चेंज करते हैं, ये दे बास्क इन द सन, सनलाइट, सूर्य निकलेगा, गर्मी होगी, छिप जाएंगे ये, और रात के समय ये कंफर्ट जोन में, रात के समय ये शेड में बाहर निकलेंगे, रात में बाहर निकलेंगे, तो दे बिकम नॉक्टर्नल एनिमल, ये नॉक्टर्नल के समान ये व्यवहार करेंगे, ठीक है। दिन में छिपेंगे, रात में ये हीट नहीं होगी तब ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब कुल मिलाकर हमने क्या देखा, हमने देखा कि एडॉप्टेशन कई तरह के हो सकते हैं। तो अब एक जो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट सीट डला होगा बेटा इसके बाद में, उसमें कई तरह के एडॉप्टेशन का मैंने जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो उसके एक बार देख लेना, क्योंकि ये देखो हमने एनसीईआरटी, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, वो सब हमने देखा, लेकिन कुछ थोड़े से पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमें जो है एग्जाम्पल वाले पॉइंट, अब देखो यहां पर मैं बोलता आता, आप लिखते आते, उससे बेटर है मैं आपको शीट दे दूं, उस शीट के एग्जाम्पल बेटा एक बार पढ़ लेना। मेरे कहने पर जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ना एक बार पढ़ने के लिए, तो एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए, है ना, ठीक है, अच्छा होता है वो, ठीक। तो अब यहां पर हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो इन्वायरमेंट वाला हिस्सा पूरा होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पॉपुलेशन के ऊपर लेक्चर होगा, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.